हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? बहुत स्वागत भाई साहब, वेरी वार्म वेलकम एवरीवन। हाउ आर यू गाइस डूइंग? चलिए, तो यार ये वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशंस है, बिल का। तो हम लोगों ने कल करी गवर्नमेंट स्कीम, मजा आया था ना? बेहतरीन एकदम। सो यस्टरडे वी हैव डन द गवर्नमेंट स्कीम। जितना भी गवर्नमेंट स्कीम था हम लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत बेहतरीन, बहुत मजेदार तरीके से किया। और आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज अपन लोग अब गवर्नमेंट स्कीम को फिनिश करके अब हम आज मूव कर रहे हैं बिल्स के ऊपर। बिल्स अक्सर आप लोगों को परेशान करते हैं और बिल्स में ये भी समस्या होती है यार कौन सा बिल पढ़ें, कौन सा बिल ना पढ़ें। तो बालकगण बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज क्लास से जुड़े रहिएगा बिकॉज़ दिस क्लास इज गोइंग टू बी लाइव ओनली, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा इस बात का। और दूसरी बात वो ये है कि देखिए बिल तकरीबन एक अगर मैं बात करूं बिल जो पूछता है वो 2024-25 के बिल पूछता है, ठीक है? एग्जाम में जो पूछेगा ना ये आपके 2024 और 25 के यहां तक के बिल पूछता है। ये तकरीबन सारे बिल्स मिला लो, प्राइवेट मेंबर बिल मिला दो, ऑपोजिशन के अपने रूलिंग पार्टी के और दोनों हाउसेस के, सदन के, लोकसभा राज्यसभा, सब मिला के तकरीबन 80 टू 90, लगभग 80 टू 100 बिल होते हैं। हम आपको गिन के 30 से 35 बिल पढ़ाएंगे बस। और वो सारा इसी क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। अभी सारा का सारा पढ़ाएंगे, ठीक है? और इसके बाहर आने के चांसेस ना के बराबर है, ठीक? क्लियर है? तो ये है, बोलो बढ़िया है ना? इसके बाहर आने के चांसेस ना के बराबर है। 30 टू 35 बिल्स हम आपको पढ़ाएंगे और 90% है यार कि चीजें जो आएंगी ना 90-95% इसी में से ही आनी चाहिए। रेडी हो फिर? चलिए भाई, तो शुरू करते हैं। और बहुत प्यारा कंपाइलेशन है। इसको मुझे कंपाइल करने में अच्छा खासा टाइम भी लगा, बहुत समय लगा था। लगभग 5 से 6 दिन लगे थे अलोंग विद द टीम, अकेले नहीं, टीम के साथ। क्योंकि कंपाइलेशन इज इजी, छांटना आसान नहीं है कि कौन सा पढ़ाना है, कौन सा नहीं पढ़ाना है। वो सबसे चैलेंजिंग टास्क होता है। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो आप सारे के सारे 100 के 100 एक साथ करेंगे। तो ये बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है कि उनमें से कौन से पैते जो एग्जाम में भी है। तो इट वाज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हम्म अब देखो, हर्षिता, आपने फॉर्म भरा, अभी तक जवाब नहीं मिला। बालकगण, अगर हम आपको दिखा पाते तो फॉर्म, पता है हमें बंद करना पड़ा उस वीडियो को, कि प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि लगभग मान के चलिए 20 टू 30 और हो सकता है 50 तक हायरिंग होगी। लेकिन उसके लिए 2626 बच्चों ने अप्लाई किया है। आप समझ रहे हैं? 2626 बच्चों ने, मेरे सामने फॉर्म है अभी। 2618 2618 students have applied. That's why उसको हमने करना पड़ा. This form is no longer accepting responses. Then उस वीडियो को भी वहां से हटाना पड़ा कि भाई बस हो गया अभी। और बहुत सारे 50, सोच रहे हो एक सीट पे कंपटीशन कितना है? कम से कम 60-70 का कंपटीशन एक सीट पे आ जाएगा। आइए, अच्छा शुरुआत करते हैं यहाँ पर। चलिए, अब देखो यहां पर आते हैं। सबसे पहला, भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली बार छोटे छोटे अपराधों के लिए दंड के रूप में किसे शामिल किया गया है? शुरू करेंगे बढ़िया से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी। तो अरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर परसों ही तो कराए थे यार, वेडनेसडे को। डेली करोगे क्या? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सामुदायिक सर्विस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। देखो यार कहानी क्या आ रही है, ये बीएनएस के तहत भारतीय न्याय संहिता जो कि 2023 में आई है। बीएनएस कोड कब के हैं? 2023 के। इसमें कम्युनिटी सर्विस की शुरुआत करी गई है। एक नया कानून है। जैसे मान लीजिए कोई शराब पी करके हंगामा कर रहा है, या मान लीजिए कोई छोटी सी चोरी करी किसी ने, कि मान लीजिए किसी दुकान से क्या हुआ, मान लीजिए 50 रुपए चुरा लिए, 100 रुपए चुरा लिए। अब इसके लिए अदालत के ऊपर क्यों वजन बढ़ाना केसेस का? तो इसीलिए क्या किया गया, बीएनएस अभी लाया गया और बीएनएस में ये नई सेवा करी गई, कम्युनिटी सर्विस नाम की सेवा करी गई। बीएनएस ने किसको रिप्लेस किया है? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता 2023 ने रिप्लेस किया है भाई, इंडियन पीनल कोड को रिप्लेस किया है। आईपीसी जो कि कहां की है? आईपीसी किस जगह की? इंडियन पीनल कोड को, जो कि कब की है? 1860 की है, 1860 की है। दिस इज इंडियन पीनल कोड। बात समझ आ गई? तो ये इसको हटाया है और यहां पर क्या करा है, और क्या चीज करी है? सेडिशन। सेडिशन को हटा करके, सेडिशन का मतलब होता है राजद्रोह। आपने राजा मतलब सरकार के खिलाफ कुछ बोला, इसकी जगह ट्रीजन, देशद्रोह ला दिया गया है। सेडिशन की जगह ट्रीजन ला दिया गया है। आइए, और पहली बार आतंकवादियों को डिफाइन किया गया है। पहले क्या होता था, आतंकवादी डिफाइन नहीं थे कि आतंकवादी कौन होते हैं। अब आतंकवादियों को डिफाइन भी किया गया और सीधा सीधा सजाए मौत दे दी गई। बहुत बढ़िया।
तो ये बहुत बेहतरीन काम हुआ है कि आतंकवादी भी यहाँ पर तो बिरयानी खाते थे, है। द गुड थिंग इज कि फाइनली दैट हैज चेंज्ड, समवन हैज चेंज्ड दैट, क्या आतंकवादियों को बिरयानी नहीं परोसी जाएगी, सीधे उनको फांसी परोसी जाएगी। तो ये एक बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें हुई। तो कम्युनिटी सर्विस आई है, सबसे पहले सामुदायिक सेवा और को दंड के रूप में लाया गया है। और मेन चीज ये है कि आप हर चीज के लिए जेल नहीं भेज सकते, जेलें ओवरलोड हो रखी हैं, केसेस बहुत ज्यादा हो रखे हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या था कि इंसान में सुधार लाने की जरूरत है, उसको दंड देने की आवश्यकता नहीं है। डीकंजेस्ट प्रिजन, इसका मतलब होता है भीड़ कम करना जेलों में। और आईपीसी 1860 को रिप्लेस किया है और राजद्रोह हटा दिया है। पहले क्या होता था, राजद्रोह, राजा के खिलाफ विद्रोह, मतलब सरकार, जब ब्रिटिश अपने आप को राजा मानते थे उनके खिलाफ विद्रोह, इसको हटा के देशद्रोह कर दिया गया है। तो अब देशद्रोह को भी डिफाइन किया गया है, जो देश की सोवेरेनिटी, संप्रभुता को हानि पहुंचाए। फिर आइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस के अनुसार आपराधिक मामलों में बहस पूरी होने के बाद फैसला कितने दिनों के भीतर सुनाना अनिवार्य किया गया है। ये बड़ी अच्छी चीज करी गई है। पहले क्या होता था ना कि जज साहब ने फैसला लिख के रख लिया, अब वो आएगा फैसला कभी। तो अब क्या कर दिया गया है, फिक्स किया गया है, देखो कि 30 दिन के अंदर अंदर, अगर मान लीजिए फैसला हो गया, फाइनल आ गया, आर्ग्यूमेंट क्लोज हो गए। देखिए आपको बता देता हूं लीगल प्रोसीडिंग क्या होती है। लीगल प्रोसीडिंग ये होती है, जैसे मान लीजिए मुझे किसी के ऊपर केस करना है, तो क्या होगा, पहले मैं कोर्ट में केस करूंगा। अब पहले जो जज साहब है वो डिसाइड करेंगे ये केस जो है ये आगे ट्रायल के लिए जाएगा भी कि नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं कि मैंने फर्जी में केस कर दिया है। तो जज साहब केस की मेरिट देखते हैं, फिर केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अब जब केस को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, केस के ऊपर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, माने एक और दूसरी पार्टी, दोनों पार्टी एक दूसरे के आर्ग्यूमेंट करती है। आर्ग्यूमेंट जज साहब सुनते हैं और उसके बाद सारे सबूत देखते हैं, उसके बाद अपना फैसला रिजर्व कर लेते हैं और ये रिजर्व फैसला सुना दिया जाता है। ठीक है, ये हो गया कि रिजर्व फैसला कर लिया और फैसला सुना दो। अब यार ये जो ड्यूरेशन था ना, ये कई इसमें फिक्स ही नहीं था कब बनाना है। कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6-6 महीने बाद फैसला सुनाया जा रहा था। अभी क्या इसको फिक्स कर दिया गया है, 30 दिन के अंदर अंदर आपको फैसला सुनाना है। अगर कोई विशेष परिस्थितियां हैं तो उस केस में आपका ये जो फैसला है आप 45 डेज तक भी डिले कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। समझ गए? तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, दिस इज कॉल्ड एज, समझिएगा, दिस इज कॉल्ड एज क्या, यहां पर आता है हमारे पास में दिस वन ना, पहले 30 दिन और अब इसको कर दिया गया है, मतलब पहले मैंडेटरी है अभी इस समय 30 दिन, विशेष परिस्थिति में इसको 45 डेज कर दिया गया है, नॉर्मल में 30 डेज है। और सुनना, अब इसके बाद क्या है, बीएनएसएस ने किसको रिप्लेस किया है बालकगण, ये भी पूछेगा। देखो हमारे वहां क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, पहले एक चीज समझो, एक डिफरेंस को बहुत अच्छे से समझो कि यार ये आईपीसी और सीआरपीसी है क्या, आईपीसी और सीआरपीसी है क्या। देखिए इंडियन पीनल कोड माने भारतीय दंड संहिता, इसमें दंड लिखा हुआ है कि अगर आपने फलाना फलाना आपने जुर्म किया तो दंड कितना मिलेगा, चोरी करी इतना, कितना आपको सजा मिलेगी, डकैती डाली इतनी सजा मिलेगी, आपने किडनैपिंग करी इतनी सजा मिलेगी। माने इसमें दंड का प्रावधान है, इसमें लिखा है कौन से जुर्म की कितनी सजा है, ये इसमें लिखा हुआ है। लेकिन अब सीआरपीसी क्या है, इट इज क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, कि अगर कभी जुर्म हुआ तो सरकार को क्या प्रोसेस, मतलब कानून को क्या प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसीजर क्या फॉलो करना है, ये इसमें लिखा हुआ है। तो प्रोसीजर जैसे मान लीजिए किसी लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ दहेज, उसमें दहेज उत्पीड़न हुआ है और दहेज उत्पीड़न के चलते उसको उसके घर वालों ने पिटाई करी है, ससुराल वालों ने पिटाई करी है, तो अब ऐसे केस में प्रॉपर प्रोसीजर लिखा है। ये नहीं कि पुलिस उसको अपने पास खाली बयान दर्ज कर लेगी, नहीं। पहले आपको अगर किसी भी महिला ने किसी भी पिटाई या किसी भी शारीरिक शोषण का अगर आपको इंफॉर्मेशन दी है, तो पहले सरकारी मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट डॉक्टर उसका एक निरीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा, अगर और वो अपनी रिपोर्ट लगाएगा कि हाँ यहां पर महिला द्वारा कही गई बातें एकदम सत्य है। क्यों? क्योंकि थोड़े टाइम बाद चोट के निशान पुराने हो जाएंगे, तो चोट का कोई साक्ष्य ही नहीं रहेगा, इसीलिए गवर्नमेंट डॉक्टर वेरीफाई करते हैं और फिर वो पुलिस एफआईआर लिखती है। बात समझे? तो पहले मेडिकल होता है, फिर एफआईआर। ये सब कहां लिखा है? ये सारी बातें सीआरपीसी में लिखी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, माने जुर्म होने के बाद आप प्रोसीजर क्या फॉलो करेंगे, ये लिखा है इसमें। तो अब आईपीसी को किसने रिप्लेस कर दिया है? भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस ने। और अगर मैं बोलूंगा ये सीआरपीसी को किसने रिप्लेस किया है? बीएनएसएस ने। ये आ गया बीएनएसएस, इसका मतलब क्या हो गया? व्हाट इज बीएनएसएस? बीएनएसएस का मतलब हो गया मेरे भाई भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। एक और चीज आता है, एक आता है इंडियन, इसमें एक चीज और चीज और एक और चीज आई है यहां पर,
आगे बताएंगे। अच्छा चलिए, जब वो सवाल आएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम अधिनियम बीएसए, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को हटा करके इंडियन भारतीय आपका साक्ष्य अधिनियम बीएसए आ चुका है। ये तीन चीजें आई हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएन, ये आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम। साक्ष्य मतलब इंडियन एविडेंस। जैसे पहले क्या होता था, बता देते हैं यहीं परीक्षा। देखो, इंडियन एविडेंस एक्ट बहुत पुरानी थी, 1800s की थी। इसके तहत क्या होता था, कभी भी जैसे मान लीजिए मोबाइल पे लेट्स से कि एक स्त्री और पुरुष जो है वो कंसेंचुअल फिजिकल रिलेशंस में आते हैं। कंसेंचुअल मतलब दोनों एक दूसरे की मर्जी से फिजिकल रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, एकाएक लड़की पलट जाती है और कहती है नहीं, मैं तो इनको जानती ही नहीं, इन्होंने जबरदस्ती मुझे बुलाया था। आपके मोबाइल में चैट्स हैं, प्रॉपर चैट्स दिख रही हैं कि लड़की ऑलरेडी मान लीजिए आपसे बात कर रही है 2 महीने 3 महीने से, आपके बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, लड़की ने आरोप लगा दिया। अभी तक क्या होता था, आप अगर अपने व्हाट्सएप चैट्स को दर्शाएंगे भी, दिखाएंगे भी, तो उसको नल एंड वॉइड माना जाता था। व्हाट्सएप चैट्स कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि उस समय जब इंडियन एविडेंस एक्ट, जब ये सब बनाया गया था 1872 के करीब, तब व्हाट्सएप जैसा कुछ होता नहीं था, इसीलिए उसको शामिल ही नहीं किया गया। लेकिन अब क्या किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी पूरी तरीके से मान्य है। आपके पास कोई ऑडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई वीडियो कॉल की रिकॉर्डिंग है, आपके पास कोई व्हाट्सएप चैट है, तो वो भी मान्य है, एज अ प्रूफ वो भी मान्य है। तो ये बदलाव हुआ है भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत, पहले जो इंडियन एविडेंस एक्ट था। तो ये तीन चीजें, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए, ये तीन चीजें नई शामिल हुई हैं। भाई, बात समझ में आ गई? चलिए शाबाश, वेरी गुड। नेक्स्ट कहानी पर आया है। ठीक है, आते हैं आगे। इतना देखा हमने कि ये नई चीज आई है। 30-45 आपने देखा। दूसरा समझना, टाइमलाइन फॉर जजमेंट 30 डेज कर दिया गया है, और स्पेशल केसेस में 45। जीरो एफआईआर का मतलब क्या होता है, समझिएगा। मैंडेटरी कर दिया गया है पुलिस के लिए जीरो एफआईआर लिखना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए क्या होता है, किसी एरिया में कांड हुआ। ठीक, मान लीजिए एक व्यक्ति है जो जा रहा है, लखनऊ से दिल्ली जा रहा है, और रास्ते में उसको एक जगह पर उसकी गाड़ी रोकी जाती है, उसको मारपीट करके उससे सामान लूट लिया जाता है। अब उस समय, अब देखिए पुलिस अभी तक कैसे काम करती थी, पुलिस थाने दर थाने काम करती है। यानी इसका मतलब, मान लीजिए लखनऊ से दिल्ली का रास्ता ये है, इस बीच यहां से यहां तक का सारा हिसाब किताब एक थाने का है, थाना 1, यहाँ थाना 2 है, यहाँ थाना 3 है, यहाँ थाना 4 है, और यहाँ थाना 5 है। अब होता ये था कि मान लीजिए ये जो छीना झपटी की जो कार्यक्रम है, वो इंसान से यहाँ पर इसको ऐसा बंदूक दिखा करके इससे यहाँ थाने नंबर 2 के एरिया में छीन लिया गया। लेकिन व्यक्ति को तो नहीं पता है ना वो कौन सा है। व्यक्ति डर के मारे वहां से जान बचा करके किसी तरीके से भागा, और भागते 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 इस एरिया में यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आने के बाद उसे लगा यार मैं पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। अभी तक क्या होता था, जब वो पुलिस को इन्फॉर्म करने जाता था तो पुलिस कहती थी हमारे थाने का केस नहीं है, जहां तुम्हारा थाना, जहां ये घटना हुई है वहीं ले जाओ। माने जहां पर एविडेंस ऑफ अकरेंस होता था, जहां पर क्राइम अकर होता था, वहीं पर ही आपकी एफआईआर लिखी जाती थी। अब इसको हटा दिया गया है। अब यह है कि जिस भी थाने में आपने कराया, तो उस थाने को जीरो एफआईआर फाइल करनी होगी। इसको जीरो एफआईआर बोलते हैं। और ये व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, अब ये उस थाने की जिम्मेदारी है कि वो जहां पर ये घटना हुई है उसको आइडेंटिफाई करे, और जो थाना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वहां पर ट्रांसफर करे। ट्रांसफर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंसान की नहीं, ये थाने को दी गई। बोलिए, बात समझ आ गई है? तो ये मैंडेटरी कर दिया गया है, क्राइम कहीं भी होगा, किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर लिखी जा सकती है, और जीरो एफआईआर को ट्रांसफर किया जाएगा। आ गई बात समझ में? बढ़िया से, पक्का, शाबाश। दूसरी बात पे आते हैं। एक और नई चीज जो करी गई है वो यहाँ पर ये है। मैं देखिएगा विस्तार से पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी मत करिएगा, और क्लास में लाइव बने रहिएगा, क्योंकि क्लास आपको अभी लाइव ही रहेगी। ये एचएफटी की पार्ट है ये। मेक श्योर कि आप पूरी देख लें इसको, और समय कितना भी लगे, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा, हम एक ही क्लास में सारे बिल्स को खत्म करेंगे। बिकॉज हमारे आने वाली एग्जाम्स जो एमटीएस और जीडी लगे हुए हैं, इनके लिए बहुत खास है। और यहाँ पर डायरेक्टली पूछेगा, एमटीएस जीडी में बहुत डीप नहीं आता, डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा। चलिए, बिल्कुल आ सकता है कुलदीप भाई। चलिए आगे आते हैं। अब देखिएगा, तो ये सब हो गया, फिर देखो ये हो गया, ये हो गया। सीआरपीसी 1973 को रिप्लेस कर रहा है, और डिजिटल ट्रायल। अब ये देखिएगा क्या है। अभी तक क्या होता था, देखिए मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। अगर मुझे, मैं आपको बताऊं भी, हमारे वहां ना, हमारे ऑफिस में एक साहब ने एक फ्रॉड करा हुआ है। हमारे ऑफिस में एक साहब है, उन्होंने फ्रॉड करा हुआ है। वो आए थे ऑफिस में, उन्होंने एक दिन मुझे फोन किया, सर मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया है, पैसे चाहिए इलाज के लिए। बिल्कुल पैसा नहीं है, और अगर मम्मी सुबह तक बचेंगी नहीं। तो मैंने किसी भी चीज की परवाह करे बिना मैंने उनको 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए, और साहब पैसा लेके गोल हो गए।
अब प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास इतना समय ही नहीं है कि मैं कोर्ट जा सकूं और बार-बार ऐसे ट्रायल्स में खड़ा हो सकूं, क्योंकि भैया इससे ज्यादा तो पता चला नुकसान करा लेंगे अगर 1 साल तक लगातार कोर्ट गए, तो मतलब बात वही हो गई ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो इससे इसका मतलब क्या हो रहा था? अब ऐसे में मेरे जैसे मुझसे भी बहुत ज्यादा बिजी लोग होंगे, जिनके पास कोर्ट जाने का समय ही नहीं है। लेकिन अब इसमें अब क्या हुआ है, यहां देखिए बीएनएसएस में डिजिटल ट्रायल शुरू कर दिया गया है। जो व्यक्ति केस कर रहा है, अगर वो ना कोर्ट आ पा रहा है, तो डिजिटली ही वो सीधे कोर्ट की प्रोसीडिंग को ज्वाइन कर सकता है। ये तो कितना अच्छा है। मैं कहीं भी हूं, तभी मैंने इसीलिए उनके ऊपर अभी एफआईआर करवाई है कि भाई कहीं भी हो, आपके ऊपर एफआईआर हो चुकी है। अब आपका कोर्ट में केस भी लग चुका है उनका। तो अब क्या है, मैं आराम से डिजिटली वहीं पर कहीं पर भी हो सकता हूं। यहां पर जो विटनेस है, जैसे पहले क्या होता था, विटनेस कहते थे नहीं अब हम नहीं आएंगे, हम इतने दूर पैसा खर्च करके नहीं आएंगे, या हमारा टाइम जाता है। अब विटनेस को भी डिजिटली ही बुलाया जा सकता है, ऑनलाइन विटनेस आकर के गवाही दे सकता है। ये बहुत प्यारी बात हुई है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट कहानी की क्या आते हैं, आओ जी आओ। सर, तन्नु आपका डाउट बहुत पहले आंसर कर चुका हूँ। इस क्लास को लाइव ओनली रखने का क्या मतलब है? बहुत पहले लोग जॉब करते हैं। बेटा जो लोग जॉब करते हैं वो परचेज कर सकते हैं, राइट? सही बात है ना? जो जॉब करते हैं वो आराम से परचेज कर सकते हैं। ये लाइव फ्री है ये। जो नहीं कर सकते, जिनको समस्या है, जिनके साथ इश्यूज हैं, उनके लिए इसको फ्री रखा गया, और ये बात हम बहुत पहले कई बार बता चुके हैं। आई डोंट थिंक बार-बार हम लोगों को उसी चीज को डिस्कस करना है ना? आइएगा, चलिए आइए यहां आते हैं। आप प्लेटफॉर्म पे जाकर के इसको आप यू कैन इजीली परचेज दिस। नाउ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य जैसे मोबाइल, ईमेल, कौन सा दर्जा दिया गया है? क्या आ जाएगा? ये इनवैलिड है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, या सिर्फ सपोर्टिंग है? पहले ये सपोर्टिंग एविडेंस के रूप में होते थे और कई केसेस में इनवैलिड होते थे। अब इसको प्राइमरी एविडेंस का दर्जा दे दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसने किसको रिप्लेस किया है? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया। 1872 याद रखना। सीआरपीसी के अलावा कोई भी चीज 19 की नहीं है। आईपीसी 1860 की है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की है, और सीआरपीसी जो है ये आपकी 1973 की है। ठीक है, शाबाश, आगे बढ़े। वेरी वेल डन। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। बहुत अच्छे से आ गया। चलिए, मैं प्रेफर करूंगा आप लोग लाइव ही करिए। ठीक, इट इज फ्री फॉर यू। मैं प्रेफर करूंगा आप लाइव ही करिए। आइएगा, चलिए। तो इक्वल लीगल स्टेटस दोनों का बराबर है। इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 को इसको 1872 को रिप्लेस करता है। और स्कोप ऑफ एविडेंस में देखो, पहले क्या होता था, अब 1872 में ये बताओ सर्वर होते थे क्या? सर्वर, लॉग, मोबाइल फोन, ये सब नहीं होते थे ना। अब ये सारी चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, चलिए फिर आगे आते हैं। यहां पर देखिएगा, मध्यस्थता अधिनियम के अनुसार मध्यस्थता कार्यवाही को पूरा करने के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है? अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अब मैं और हमारे, मान लीजिए जिन्होंने फ्रॉड किया, फाइनेंशियल फ्रॉड किया हमारे साथ, अब उनको देखिए, आदमी को डर लगता है यार कोर्ट कचहरी ना हो। तो अगर मान लीजिए क्या है, हम दोनों मिल बैठ के बात कर लेते हैं, तो इसके लिए अब क्या किया गया है, फिक्स कर दिया गया है कि 180 दिन। आप 180 दिन कोर्ट देता है कि आप इसके भीतर आप मिल बैठ के बात कर लीजिए, और अगर दोनों पक्ष सहमत हैं तो इसको 180 दिन तक और बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसके ज्यादा नहीं। और जो मध्यस्थता में, माने दोनों लोगों के बीच में बात होगी कि भाई, हम कहेंगे भाई साहब तुमने हमारा 2 लाख रुपया चुराया है, पैसा लाओ वापस। वो कहेंगे अरे अभी नहीं है, ये है वो है, और अच्छा ऐसा है 1 लाख ले लीजिए। हम कहेंगे अच्छा ठीक है, देखो ऐसा है 1.5 लाख रुपए दे दो, कहानी खत्म करते हैं, नहीं तो कोर्ट जाएगा ये केस। तो अब ये क्या हुआ, ये जो अब इसमें नई चीज क्या है कि जो मध्यस्थता में जो पैसा निकलेगा, पैसा मतलब जो भी आपका फैसला हो रहा है, उसको कोर्ट के लीगल स्टेटस के बराबर माना जाएगा। माने अगर कोर्ट बाउंड मीडिएशन है, कोर्ट बाउंड मीडिएशन मतलब कोर्ट ने ही दोनों पार्टीज को बोला है कि आप मध्यस्थता करिए, और फिर दोनों पार्टीज ने कोर्ट को अपना फैसला बताया कि हम लोग इसी डिसीजन पर पहुंचे हैं, तो मीडिएशन का जो फैसला है उसको बिल्कुल इक्वल माना जाएगा जो कोर्ट का फैसला होता है उसका। को कानूनी मान्यता है, कानूनी रूप से ये बाइंडिंग माना जाएगा। ये बात समझ आ गई? ये है। चलिए, तो हमारे पास क्या है, वैसे 180 दिन है, और अगर दोनों पार्टी चाहती हैं तो इसको 180 दिन तक मैक्सिमम और एक्सटेंड किया जा सकता है। माने टोटल जो है ये 360 आ जाएगा। बोलो बढ़िया। आपको कोई भी बिल रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको एक एक चीज, एक एक बिल बहुत बढ़िया से आराम से ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए बढ़ा जाए आगे। वेरी गुड। फिर देखिएगा, अच्छा एकदम आया मस्त तरीके से, कोई डाउट नहीं ना? चलो ठीक है, शाबाश यार। आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो चुका है। अरे भाई हल्ला नहीं। हाँ जी,
यूपीपी होमगार्ड। बेटा बीच में नहीं बता सकते नितेश, अब बीच में नहीं बता सकते, बीच में मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कहा आपके फॉर्म के बीच में कैसे, खुद सोचा करो ना, बीच में कैसे मैं एकदम से आपने यूपीपी होमगार्ड का फॉर्म डाला है उसमें मैं कैसे देखूंगा, तो स्पैम मत करो यार, जब पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने दो, बाद में एंड में पूछो ये सब चीजें। चलिए ये सब हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अधिवक्ता विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य अदालतों को किसकी सूची प्रकाशित करने का अधिकार देता है? मेन ऑब्जेक्टिव अभी हाल ही में एडवोकेट्स बिल 2023 आया, देखो बालकगण, एडवोकेट्स बिल 2023 बहुत अच्छा बिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है ये। इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले तो इसमें बार काउंसिल को एक ऐसा स्टेटस दिया गया, अभी तक बार काउंसिल का स्टेटस क्लियर नहीं था कि बार काउंसिल क्या करती है, उसका मेन काम क्या है। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया गया है, माने एक्ट, ऐसा स्टेटस दिया गया है कि भाई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट की है ये, और ये इसके पास ये पावर है। पावर क्या है कि आप जितनी भी लीगल एजुकेशन होती है इंडिया में, आप उसको रेगुलेट कर सकते हैं। 5 साल की डिग्री होनी चाहिए, 4 साल की होनी चाहिए, 3 साल की होनी चाहिए, ये सब आप लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो इनको ये पावर दी गई है, पहली चीज तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। दूसरा, कोर्ट में क्या होता है, कुछ टाउट्स माने टट्टू घूमते रहते हैं। टट्टू का मतलब होता है दलाल, ब्रोकर, जो आप जो देखेंगे कोई आदमी परेशान है उससे बोलेंगे क्या हुआ तुम्हें चाहिए, अरे अम्मा हम बता रहे हैं बहुत बढ़िया टॉप के लॉयर हैं, आइए जॉली जी के पास चलिए। तो अब वो क्या होगा, भैया पक्का जॉली जी बढ़िया लॉयर, अरे हाँ अम्मा चलिए, तो एक नंबर लॉयर है, अभी पिछले महीने कामता दीदी का केस ऐसा ही आया था और सॉल्व करा दिया था पूरा, 1 महीने में आपको मिल जाएगा न्याय। बस थोड़ी फीस उनकी लगेगी, अरे भैया फीस हम दे देंगे, कोई सॉल्व करवा दो। तो अम्मा को पकड़ा, ले गए जॉली भैया के पास में, जॉली भैया से कमीशन ले लिया 25-30%। तो ये जो कहानी है, ये टाउट्स की कहानी, अब को इसने इस एक्ट के तहत बोला गया है, एडवोकेट एक्ट में, कि आप ऐसे जितने भी टाउट्स हैं उनकी लिस्ट निकालिए और लिस्ट आप पब्लिश करिए। सारे जिला कोर्ट और सारे हाई कोर्ट जो है ऐसे टाउट्स यानी टट्टुओं की लिस्ट जो है ये पब्लिश करेंगे, और पब्लिश करने के बाद अगर कोई जिसका नाम है उस लिस्ट में, और अगर ये कोई पाया जाता है फिर से ऐसा काम करते हुए, तो उसको 3 साल की जेल का प्रावधान है, समझ गए, और फाइन के साथ में। तो ये कहानी है। तो हमारे पास क्या आया, जुडिशियल क्लर्क नहीं, ये दलालों के लिए है, टाउट्स के लिए इसमें लिस्ट निकाली गई है। क्लियर? चलिए बहुत बेहतरीन, शाबाश, आगे बढ़ा जाए। वेरी वेल डन। ठीक है, 3 साल की जेल विद फाइन। अब देखो अब क्या करेंगे यहाँ पर, दिस इज नाउ डन। आओ, तो आपने सबसे पहली जो आपने कैटेगरी 1, देखिए 6 कैटेगरीज में है ये पूरी कहानी। अभी आपने कैटेगरी 1 कर ली। जो कैटेगरी 1 हमारी थी, इसमें सारे के सारे जो आपराधिक और न्यायिक कानून थे, माने क्रिमिनल कानून जितने भी थे या जुडिशियल कानून जितने भी थे, वो सारे आपने करा। ये हमारी कैटेगरी 1 थी। हमने पूरे बिल्स को 6 कैटेगरी में बांटा हुआ है। चले कैटेगरी 2 के ऊपर। जो कैटेगरी 2 है, ये हमारा इलेक्शन और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आई, तो ये देखिएगा, अब आता है चुनाव और संवैधानिक संशोधन जो करे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपके न्यू बिल्स की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है आपके न्यू बिल्स की। हाँ जी, चलिए ये यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, शुरू करें। आओ भाई, अब देखिएगा, अब करेंगे। हाँ जी, देखो, अरे लिस्ट में नाम दिया नहीं जाता है, वो अपने आप पब्लिश होता है, मतलब सघन इंक्वायरी करके पब्लिश होता है, ऐसा है। ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू, देखिएगा ये सारे इंप्लीमेंटेड होते हैं भाई। देखो ऐसा स्टेटिस्टिक हिसाब किताब में नहीं, लेकिन असल में इंप्लीमेंटेड होते हैं। आप लोग कभी एक देखो, आप जनरल व्यू मत रखो, जब आप जाइए, और किसी भी सेकंड पर्सन व्यू मत रखिए, जब आप जाइए और चीजों को सामने से एक्सपीरियंस करिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब चीजें बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होती हैं। ये कोर्ट्स में जितनी चीजें हैं, ये अच्छे से प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड होती हैं। ये आइए, अब देखिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अब इसके तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण कब तक प्रभावी रहेगा? 10 साल, 15 साल, 20 साल, या हमेशा के लिए? इसको परमानेंट कर दिया गया है कि हमेशा ही ये आरक्षण जो है ये इनके लिए प्रभावी रहेगा। बहुत बढ़िया सवाल है ये, बहुत बेहतरीन। सबको बिल पता है, लेकिन सब गलत करेंगे इसमें। शाबाश यार, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आंसर क्या आया? हाँ जी, हाँ जी फलक, यस। नया बैच स्टार्ट नहीं होगा, नया बैच ऐप पर आ गया है। वो स्टार्ट होगा, लगभग 7 दिन का टाइम होता है पब्लिशिंग से, आ गया है। ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सब लोगों ने आंसर दिया है ये, शाबाश मेरे भाई। इसी को बोलते हैं बहुत अच्छी पढ़ाई, और इसी बहुत अच्छी पढ़ाई में हो जाती है कभी कभी कढ़ाई। तो ये आ गया, गलत है ये। देखिएगा, पहले चीज समझिए, नारी वंदन अधिनियम जो है, यहाँ पर 33% सीट रिजर्व करी गई है। सबसे पहले कहां करी गई है और कहां नहीं करी गई है? देखिए, विधानसभा जो है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में करी गई है यहाँ पर, और इसके साथ में लोकसभा में करी गई है यहाँ पर। कहां पर ये सीटें नहीं करी गई हैं? तो लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं करी गई है और राज्यसभा में नहीं करी गई है। दूसरा, ये लागू कब से होगा?
जब डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आ जाएगी, मतलब वो कमीशन जो कि ये तय करता है कि किस जगह पर, किस जिले में, किस राज्य में कितनी सीटें होंगी, जब उसकी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके तुरंत बाद इसको लागू कर दिया जाएगा। उसकी रिपोर्ट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि 27 तक की आ जानी चाहिए। तो उम्मीद कर सकते हैं, हालांकि फिक्स नहीं है, कि इसको भी लागू कर दिया जाएगा। जब इसको लागू किया जाएगा तो उसके बाद ये 15 साल तक ये लागू रहेगा। जो रिजर्व सीट्स हैं, और ये सीट्स रोटेशन पे रहेंगी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक जगह 100 सीट थी, अब उसमें से 33 सीटों को रिजर्व करा गया। 33 जिले हैं, 33 जिलों की सीटों को रिजर्व कर दिया गया। अब उसके बाद क्या किया जाएगा, 15 साल तक ये रिजर्व पे रहेंगी। इसके बाद फिर उसके बाद होगा क्या, ये इनफैक्ट सॉरी, जो रिजर्वेशन है ये 15 साल तक फिक्स रहेगा। 15 साल बाद फिर सोचा जाएगा क्या करना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, ये डिसाइड होगा। ये हो गया। दूसरा एक और नया फैक्ट ये है, ये सीट्स रोटेशन के ऊपर होंगी। माने अगली बार फिर डिलिमिटेशन कमीशन जब भी गठित होगा, तब ये सीट्स रोटेट हो जाएंगी। माने इन सीटों को फ्री कर दिया जाएगा, कोई दूसरी सीट होंगी उनको रिजर्व किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार सीट महिला के लिए रिजर्व होगी तो ये रिजर्व ही रहेगी हमेशा के लिए। ये उस अगर 100 सीट है उस एरिया में, तो आप कोई दूसरी 33 सीट रिजर्व होंगी। ये है। ये ध्यान रखेंगे, ये रिजर्वेशन सिर्फ लोकसभा और आपका लेजिस्लेटिव असेंबली माने विधानसभा में है। लेजिस्लेटिव काउंसिल माने विधान परिषद और राज्यसभा में रिजर्वेशन नहीं है। ये रिजर्वेशन 15 साल तक मान्य है जी। दूसरा, अब मुझे ये बताइएगा, क्या दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में इसको माना गया है? क्या इसको दिल्ली और पुडुचेरी की लेजिस्लेटिव असेंबली में भी रखा जाएगा, हाँ या ना? ये बहुत प्यारा सवाल है। बताइए, ये दिल्ली में और पुडुचेरी में, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है? एक ये होमवर्क दे रहा हूं, आप बताइएगा, दिल्ली में और पुडुचेरी में क्या इन दोनों जगह पर ये लागू होगा? बस ये रिजर्वेशन आएगा, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क है, करिएगा, बताइएगा फिर, ठीक है? चलिए, आया जाए आगे, आ जाओ। फिर देखते हैं यहाँ पर, ये देख लिया टाइम लिमिट 35 साल के लिए है, दायरा देख लिया, एप्लीकेबिलिटी और रोटेशन हो गया। अब देखिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की बात कर रहे हैं, तो सेवा शर्तें और इनकी बात हो रही है। मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करने वाली समिति में, या अब देखो, अब यहाँ पर एक बदलाव आया है कि कौन इलेक्ट करता है। पहले अगर हम बात करें चीफ इलेक्शन कमीशन को कौन इलेक्ट करता था, देखना। तो अगर मैं पहले बात करूं तो ये एक सेलेक्ट कमेटी होती थी। सेलेक्ट कमेटी में कौन कौन होता था? एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद में होते थे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब, और एक होते थे लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, यानी इस समय राहुल गांधी है। अब इसको हटा, इसमें बदलाव किए जा रहे हैं, इनको हटा दिया गया है। अब यहां पर क्या रखा गया है, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर रखे गए हैं, एक प्राइम मिनिस्टर रखे गए हैं, और एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन रखे गए हैं, ठीक है। तो यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल खत्म कर दिया गया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनने में। बात समझ आ गई है, ये कहानी। तो यहां पर बोला गया है कि देखिए ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये चेयरमैन होंगे इसके, इस कमीशन के, और बाकी 2 लोग यहाँ पर ऑन होंगे, तो 3 लोग हैं जो कि चुनेंगे यहाँ पर। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रोल खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आ गया, इलेक्शन कमिश्नर की जगह पर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह एक कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेंगे वो चुनेंगे, ठीक है। चलिए सर, 180 दिन आर्बिट्रेशन वाला जो 2 पार्टी मिलकर कर सकती हैं, इसमें एक पावरफुल पार्टी दूसरे वीक पार्टी से एक्सेप्ट करवा सकती है। नहीं, ये तो आप वो कोर्ट में बोल दे जाकर के नहीं करा हमने, हमें नहीं मंजूर है, वो तो मध्यस्थता है वो तो। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर हो गया है बढ़िया से, वेरी गुड। आइए आगे आते हैं भाई, चलें? आओ, आते हैं यहाँ पर। अब आतीएगा यहाँ, ये देखो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के तहत उपराज्यपाल को विधानसभा ने जो कश्मीरी प्रवासी, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, इससे कितने सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया है। अभी देखो भाई, तो अभी ये भी बिल बड़ा खास है। यहां से एक और सवाल बनेगा कि बताओ जम्मू कश्मीर में, अच्छा देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं ये बताता हूँ, और आप लोग कैसे गलत पढ़ते हो। एग्जाम में क्वेश्चन इस बार आएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आ सकता है, आई एम सेइंग आएगा। बोलेगा जम्मू कश्मीर में बताइए लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं। जम्मू कश्मीर में आप जानते हो कि यहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कितनी सीट्स हैं। अब आपको जैसे ही ये दिखा, आप भी और किताबें भी और टीचर्स भी क्या करेंगे, अरे अब तो लेजिस्लेटिव सीट पूछ रहा है, विधानसभा सीटें पूछी जा रही है एग्जाम में, आप रट्टे मारने शुरू कर देंगे। आप रट्टे मारने शुरू कर देंगे सारी लेजिस्लेटिव सीट्स की, ठीक है। और उसके ऊपर 1000 ट्रिक्स भी बन जाएंगी और आप उसको याद कर लेंगे। मैंने हमेशा एक चीज मेंटेन करी है, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप ओवर लर्निंग करते हैं, और एक वेग फालतू की चीजों को लर्न करते हैं। अगर ये प्रश्न, और जो भी मैं अभी बोल रहा हूँ आएगा, और उसके बाद भी फ्यूचर बोल रहा हूँ कि ये होगा, आपको खूब सारे वीडियोस दिखेंगे, ट्रिक से लर्न करिए, सारे सारे राज्यों की सीटों को याद करिए ट्रिक से। दैट इज नाउ हाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड। ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हाल ही में जम्मू कश्मीर की जो सीटें थी वो 83 से बढ़ा करके 90 कर दी गई है।
अब इन 90 सीटों में से क्या है, यहां पर कुछ गवर्नमेंट उप राज्यपाल बने लेफ्टिनेंट जनरल द्वारा नॉमिनेट करी जाती हैं। तो बस सवाल इसीलिए सिर्फ यहीं से ही बनेगा। ये नहीं कि आपको पंजाब भी याद करना है, पुडुचेरी भी याद करना है, दिल्ली भी याद करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। दैट्स व्हाट आई सेड, ओवर लर्निंग किल्स योर प्रिपरेशन ऑलवेज। देखो, तो कुल मिला के मैं आपको बता दूं, उपराज्यपाल जो नॉमिनेट करते हैं ना, इनफैक्ट आपको और बढ़िया बात बताता हूँ। अभी तक देखो 83 से आपको पूरी कहानी समझाता हूँ, जम्मू कश्मीर की कहानी क्या है। और सारी ऐसी है कि आप समझ के आपको लगेगा हाँ भाई ये तो बढ़िया है, तो समझ आ गया, तो क्वेश्चन कैसा भी पूछ ले आप बता दोगे और रटना भी नहीं है। पहले देखो भाई साहब, 83 सीटें थी। हाँ जी। अभी जम्मू कश्मीर में हमने क्या किया, सीटों को बढ़ाया। हमने बोला कि भाई सबका रिप्रेजेंटेशन होना है, तो अपन ना थोड़ी सीटें बढ़ा देते हैं, और यहाँ पर 90 सीटें कर दी गई जम्मू कश्मीर की विधानसभा में। अब यहाँ पर ये बात आती है, इसमें से देखो, इसमें से 3 सीटें ऐसी होती हैं जहां नॉमिनेशन होता है। 2 सीट होती हैं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर, और 1 सीट ये वाला। अब ये 2 सीटें कौन सी होती हैं, ये कश्मीरी माइग्रेंट्स की होती है। जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, ये इनके लिए, मतलब जो विस्थापित लोग हैं जो कश्मीर में आकर के बसे हैं, उनका जैसे एंग्लो इंडियंस नहीं होते थे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो वहां से कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनके लिए इन सीटों को रखा गया है कि भाई और इनमें भी, इन 2 में से भी एक महिला होना जरूरी है, ये मैंडेटरी। इन 2 में से भी एक विमेन होना जरूरी है, एक विमेन है, और जो सेकंड वाला है वो मैन या विमेन कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक विमेन जरूरी है। ये जो है, यहां से इस ये उन लोगों के लिए जो पहले पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में रहते थे और अब कश्मीर में रह रहे हैं। तो एक मैंडेटरी ये है कि आप एक ऐसा अपॉइंटमेंट करेंगे जो कि पीओके का है, और आप आज भी, मतलब एक वो जो है पीओके का, लेकिन अब यहाँ कश्मीर में रह रहा है, माइग्रेंट है, तो एक उस कम्युनिटी में से करेंगे। समझ आया? अब आपकी इंटरेस्टिंग कहानी, आपको पता है कितनी सीटें हैं हमारे पास में कुल मिला के कश्मीर में? को टोटल हमारे पास टोटल 90 सीट नहीं है भाई। 90 सीट तो हमने अभी भर रखी है। पता है हमने टोटल सीटें कितनी छोड़ी हैं? 90 प्लस 24, ये 24 आज भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की सीटें जो हैं, आज भी हमने विधानसभा में खाली छोड़ रखी हैं कि पीओके हमारा है, लेकिन अभी हमारे पास है नहीं, हम इलेक्शन नहीं करा पा रहे, इसलिए हमने ये छोड़ा है। तो टोटल कश्मीर की सीट पता है कितनी है? जम्मू कश्मीर की टोटल सीट जो है वो 114 है। ये, लेकिन अभी बस ये है कि 24 सीटों को हम काउंट करते हैं, मतलब ये, इससे हम अपनी दावेदारी दिखाते हैं कि देख ये हमारा ही है, ये आता है। चलिए नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। वेरी वेल डन, आइएगा। ओके 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 ओके, ठीक है। नेक्स्ट कहानी पर आते हैं, आइएगा। इतना समझ आ गया अच्छे से? ठीक। विद्या मैं आज देख लूंगा कि दिसंबर का अगर नहीं आया, मैं आज देख लूंगा, ठीक है। वो आ जाना चाहिए हालांकि 10-12 जनवरी तक, फिर भी देख लूंगा। बेटा ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए बाद में, जैसे 21 तारीख से जब शुरू होगा ना नोटिफिकेशन, एनटीपीसी के लिए ऑलरेडी अवेलेबल है सारी चीजें हमारे पास, तब ग्रुप डी की कहानी छोड़ेगी जब नोटिफिकेशन आएगा इनका 21 तारीख को, फॉर्म फिलिंग शुरू होगी। चलो भाई, तो यहाँ पर अब आंसर देना, अब आंसर दो। जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली, आंसर्स गाइस, कम ऑन, शाबाश। आंसर हमारे पास क्या हो गया, 2 सदस्य हैं जिसमें से एक सदस्य मैंडेटरी महिला होनी जरूरी है। आगे आते हैं, फिर देखिएगा जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, इसमें की प्रोविजन क्या है, ये सब ने बता दिया। पीओके से भी एक मेंबर, और यहाँ से जिसमें से एक महिला मेंबर होना जरूरी है। हाँ जी, और यहाँ सीट कितनी है, ये 90, और पीओके की 24 सीटें रिजर्व होती हैं। हाल ही में पारित यहाँ पर संविधान अनुसूचित आदेश जो है, हिमाचल प्रदेश के किस समुदाय को एसटी का दर्जा दिया गया है? अ वेरी 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 गुड क्वेश्चन। अब यहाँ से एग्जाम में क्या आएगा ये बताता हूँ, यहाँ से एग्जाम में क्या आएगा ये बताता हूँ मैं आपको। बच्चे बड़ा परेशान होते हैं, यार ये तो बहुत गंदी पॉलिटी एग्जामिनर पूछता है, बताओ आर्टिकल हमने इतने पढ़ के गए और आर्टिकल 342 पूछ लिया। मेरे भाई, आर्टिकल 342 इसलिए पूछा क्योंकि आर्टिकल 342 संविधान में पार्लियामेंट को यह हक देता है कि अगर किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब अगर आपको डेजिग्नेट करना है, तो ये हक संसद के पास है, और ये आर्टिकल नंबर 342 में लिखा हुआ है। अब समझे? लिख के ले लो, 100% इस बार ये आर्टिकल एग्जाम में आएगा। मैं 2-3% नहीं बोल रहा हूँ, 99 भी नहीं बोल रहा हूँ, 100% ये आर्टिकल एग्जाम में आएगा। ऐसे पॉलिटी के आर्टिकल उठाता है, करंट अफेयर्स से आर्टिकल्स को पिक किया जाता है, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड आर्टिकल होते हैं जैसे फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, ये कुछ स्टैंडर्ड आर्टिकल्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हो गई। इनके अलावा अगर कोई भी आर्टिकल आ रहा है, तो दैट इज 100% श्योर कि वो करंट अफेयर्स से ही उठ करके आता है, ठीक। ज्योग्राफी एंड पॉलिटी पूरी करंट अफेयर्स लिंक्ड होती है, जितना भी नॉन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ आपका 342 आर्टिकल होता है, जो ये संविधान को ये पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि एसटी कम्युनिटी वही कर सकते हैं, राज्य नहीं कर सकते। तो हमारे पास ये हट्टी कम्युनिटी है, नॉट जस्ट हट्टी, पहाड़ी कम्युनिटी भी है, जहां की ये आपकी जम्मू की,
जम्मू कश्मीर की जो पहाड़ी कम्युनिटी है ना, उसको भी अभी एसटी स्टेटस दिया गया है। इसी के साथ में एक पर्टिकुलर ब्राह्मण कम्युनिटी है, गड्ढा ब्राह्मण बोलते हैं उनको। क्या? गड्ढा ब्राह्मण बोलते हैं। कोली कम्युनिटी हो गई, गड्ढा ब्राह्मण कम्युनिटी हो गई, पद्दारी कम्युनिटी हो गई, इन सबको भी दिया गया है। ये देखो, पहाड़ी कम्युनिटी हो गई, देखना तो जम्मू कश्मीर में क्या आ रहा है, आपका पहाड़ी कम्युनिटी, ये आपकी पदारी कम्युनिटी, कोली कम्युनिटी, गड्ढा ब्राह्मण कम्युनिटी, इन सब लोगों को भी दिया गया। ये देखो, पडारी, गड्ढा ब्राह्मण, कोली, ये पहाड़ी, इन सब को भी एसटी लिस्ट में इंक्लूड करा गया है। ये देखिए यहाँ से। और इधर ये लोग कहाँ, सिरमौर, हिमाचल के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। ये आ गया आपका वो वाली हट्टी कम्युनिटी, सिरमौर जिले में रहते हैं। ये इनको एसटी स्टेटस दिया गया है। ठीक, और किसके, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 342 है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लिख के ले लो भाई। एग्जाम के 2 नंबर आपके सामने रखे हुए हैं, सामने रखे हैं एग्जाम के 2 नंबर आपके। चलिए शाबाश, आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर सवाल क्या, नॉट फाउंड पूछा गया क्या? विधेयक हिमाचल के समुदाय को सही तो है, सही तो है। चले बढ़े आगे, आगे बढ़िया से। चलिए शाबाश बात। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन। अरे हाँ भाई, पूछेगा। अब ऐसे एक एक करके पूछोगे कि सर इसमें पूछेगा उसमें पूछेगा, तो कैसे बताएंगे? हाँ करण भैया, हाँ। ऐसे अगर एक एक करके पूछोगे सर इसमें पूछेगा उसमें पूछेगा, यार हाँ पढ़ा रहा हूं तो पूछेगा यार, ये कैसे सवाल पूछते हो? चलिए नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। ओके, आओ। यहाँ पर एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं को तलाशने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। शाबाश। ओके ओके ओके। हाँ जी राज, एकदम आराम से हो जाएगा। आंसर्स ठीक है, गुड। आंसर हमारे पास में आ जाएगा रामनाथ कोविंद। वेरी गुड यार। तो आंसर आया रामनाथ कोविंद साहब, ये बिल्कुल सही है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाएं तलाशने के लिए रामनाथ कोविंद साहब जी से इनसे इनकी उसमें अध्यक्षता में कमीशन को गठित किया गया था। हालांकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बोला है कि हाँ सब है, और बोला है लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ में होंगे, उसके 100 दिनों के भीतर क्या होंगे, स्टेट के चुनाव भी कराने होंगे। अब यहाँ पर भी सवाल सुनो, एक और आएगा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक और बता रहा हूँ, एग्जाम में 100% आएगा, वो भी समझो। तो पहली चीज क्या है, रामनाथ कोविंद साहब है, इन्होंने बोला है कि लोकसभा और विधानसभा इन दोनों के चुनाव साथ में होंगे। दूसरा, इसके 100 दिनों के भीतर ही आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी चुनाव कराने होंगे। अब प्रॉब्लम समझो क्या है। प्रॉब्लम ये है, अगर ये संवैधानिक संशोधन होता है, अभी बिल है, अभी तो ये पास हुआ है, अभी संविधान में भी संशोधन होगा इसमें, तो प्रॉब्लम क्या आएगी अभी कि जो म्युनिसिपल के इलेक्शंस हैं, ये कराने की जिम्मेदारी केंद्र की नहीं होती, ये राज्य की होती है। अब अगर राज्य की होती है, माने स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है, तो इसके लिए राज्य सरकारों को साइन करना पड़ेगा। तो जब तक ये विधेयक 50% राज्य सरकारें साइन नहीं कर देती, ये एक्ट नहीं बनेगा। अभी राज्य सरकारों ने साइन किया नहीं है। अच्छा, राज्य सरकार क्यों करनी है? क्योंकि यहाँ पर म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शन राज्य देखता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, उनके अंडर आता है ये। उसका उसका इंतजाम करना भी उन्हीं के अंडर आता है, उसके फंड्स भी वही सब निकालेंगे। अब बात ये आती है कि कौन सा आर्टिकल है इसमें, एक नया आर्टिकल ऐड करा जा रहा है। एक नया आर्टिकल आ रहा है 324 ए, ये वाला। ये जो प्रस्ताव है ना कि 7वें इलेक्शन के लिए ये नया आर्टिकल इसलिए आ रहा है, लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए क्या होगा, लोकल बॉडी इलेक्शन को 100 दिन के लिए कराना है, 100 दिन के अंदर कराना है। तो ये आर्टिकल किसमें लिखा हुआ है? ये बातें आर्टिकल 324 ए में लिखी हुई है, तो ये आएगा। तो इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या था? 324, 324 ए और ऐड किया जा रहा है, क्योंकि ये एक नई चीज है। बोलो यहां तक आ गया? बढ़िया से, शाबाश यार, वेरी गुड। तो ये सब आपने देख लिया, मस्त, अभी तक समझ आया है? कहीं मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई डाउट आया होगा कि यार ये कैसे वो कैसे, मुझे लग रहा है सब कुछ अभी तक आपको मक्खन आया होगा। हाँ जी, ठीक है। आप पता है गुड न्यूज़ दूँ, दूसरी कैटेगरी भी खत्म हो गई। जितने भी आपके बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे वो भी सारे खत्म हो गए। अब आते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर। हाँ जी, चलिए शाबाश। अब देखो बेटा, सारे कराएंगे, ज्योग्राफी का भी एचएफटी मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है, मैं एग्जाम के पहले तक सारे करा दूंगा, बोला तो है, पक्का से कराऊंगा सारे। आओ यहाँ आते, अब बात करते हैं डिजिटल भारत और टेक की, इसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से ऐसे अधिनियम आते हैं जो इस साल सरकार ने बदले हैं या 2-3 साल में बदले हैं। सबसे पहले देखो, बहुत प्यारे आर्टिकल्स हैं ये भी, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई आता है तो ये आता है। देखिएगा, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण, यहाँ पर यानी कि डेटा फिड्यूशरी, यानी जो ऐसी कंपनी जो डेटा रखती हैं आपका, फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड कंपनीज हो गई, या फॉर एग्जांपल आपके वहां पर इंटरनेट, मान लीजिए आपने जियो का इंटरनेट है। अब जियो के पास आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, आपका बायोमेट्रिक भी है, आपका सब कुछ है। अब अगर मान लीजिए धोखे से जियो से ही डेटा आपका लीक हो जाए तो क्या होगा? बहुत बड़ी समस्या आ सकती है ना। तो इसके लिए अब इनको बोलते हैं डेटा फिड्यूशरी, जिनके पास ये चीजें हैं। तो डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, अभी क्या है, इसके तहत बोला गया
कि हम एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाएंगे, डीपीबी, जो कि अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार हाँ यार, मेरा बायोमेट्रिक डेटा, मेरा बहुत सेंसिटिव डेटा था जो कि मैंने फलाने फलाने के साथ साझा किया था और वो लीक हो गया है अब, तो इसके लिए आप कंप्लेन कहां करेंगे? अभी तक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं था। अब सरकार ने एक बोर्ड बना दिया है जो कि डिजिटल क्या जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। आप यहां पर कंप्लेन कर सकते हैं और ये चेक भी रखेगा कि जितने लोग भी डेटा फिड्यूशरी हैं, क्या वो सारे सरकार के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या डेटा को सही सिक्योरिटी के साथ में रखा गया है, ये चेक करेंगे। और अगर कोई लीक हो गया तो पता है किराया, इसमें जुर्माना कितना है? जेल नहीं है, जुर्माना है 250 करोड़ का। तो 250 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा गया है यहां पर। ठीक है, चलिए शाबाश यार। नेक्स्ट कहानी पर आया जाए एकदम बढ़िया से। चलिए, नई उत्कर्ष सर क्लास यार हो तो गई थी कल, कराया था ना उन्होंने, कल या हाँ कल ही कराई थी ना उन्होंने। अरिथमेटिक की एक मैराथन करा दी पूरी, एडवांस की करा दी, दोनों करा दी। ठीक, चलें आगे। वेरी वेल डन। आगे आते हैं, तो यहां तक हो गया। हाँ जी, जो भी पढ़ाया है उसका एक कंप्लीट मैराथन ले लेंगे भाई, ले लेंगे। कल टेस्ट था आप लोगों का एमटीएस का, और इसका दिया था आप लोगों ने? हम्म, कल टेस्ट था, दिया? कल 10 बजे तक था। उसमें जितना मैंने पढ़ाया था ना वो सारी चीजें थी उसमें, इसीलिए लिया गया था, वो दिया था। चलिए बहुत बढ़िया बात है। आओ नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। अब हम लोग इतना देख लिया, तो 250 करोड़ का उल्लंघन है। ठीक है, कंसेंट मैंडेटरी है डेटा शेयर करने के लिए। अगर आप डेटा किसी और के साथ साझा कर रहे हो तो यूजर की कंसेंट मैंडेटरी है, और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड स्थापित किया जाएगा, भारतीय डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। अच्छी चीज है, काफी अच्छे 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 है ना, सारे के सारे चीजें, सारे बिल्स गवर्नमेंट अच्छे लेके आई है। फिर देखिएगा यहाँ पर, हाँ जी, नेक्स्ट कहानी पर आए। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, दूरसंचार अधिनियम की बात कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशंस की बात करते हैं। इसमें क्या हो रहा है? देखिए यहां पर क्या हुआ, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आई है, इसने क्या किया है? चलिए, टेलीकम्युनिकेशन, यहां पर टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 जो है, इसने कंप्लीटली 138 साल पुराना टेलीग्राफ हटा दिया है भाई। भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम ये कब हुआ करता था? 1885 का ये नियम था। अब देखो उस समय क्या है, क्यों करा गया। अभी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का था, और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट ये 1933 में था। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट एंड इंडियन वायरलेस, इन दोनों को हटा दिया गया है, और इन दोनों को हटा दिया गया है, और ये भी हटा दिया गया। हाँ, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। इनको पूरी तरीके से रिप्लेस करा गया। क्यों? क्योंकि यार जब ये आए थे ना उस समय पर, समझो जब ये चीजें आई थी उस समय पर, कोई भी जैसे ये व्हाट्सएप वगैरह नहीं हुआ करता था उस समय पर। आज जैसे हम लोग सैटेलाइट इंटरनेट यूज करते हैं, ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी। अब सैटेलाइट इंटरनेट आ चुका है, तो इसलिए, और अब स्पेक्ट्रम एलोकेशन, मतलब फोन से कॉलिंग वगैरह हो रही है, पहले ये सब कुछ नहीं था। मोबाइल से कॉलिंग हो रही है, सब कुछ नहीं था, पहले लाइन यूज होती थी। तो इन सबको हटा दिया गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये देखें किसको किसको हटाया गया। देखिए, इसने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट, इन दोनों को हटा दिया है। ये दोनों एक्ट्स यहां से हटा दी गई हैं। दूसरी चीज क्या हुई है, सैटेलाइट इंटरनेट एलोकेशन। ये क्या है? सैटेलाइट इंटरनेट एलोकेशन, इसमें क्या हुआ है? देखिए, अब जो सैटेलाइट, जैसे आपको पता है स्पेक्ट्रम एक बैंड होता है, उसको सरकार अभी तक ऑक्शन करती थी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो, ये एक रोड है, ठीक है। अब रोड पे क्या हुआ, सरकार ने बोला कि फलानी जगह पर ना, खाली यहाँ पर एयरटेल का ट्रैक्टर चलेगा। ठीक है, एक ट्रैक्टर है, एयरटेल का ट्रैक्टर चलेगा। यहाँ पर महिंद्रा का ट्रैक्टर चलेगा। ठीक है, यहाँ पर जो है ये विप्रो का ट्रैक्टर चलेगा। ठीक, यहाँ पर जो है ये टाटा का ट्रैक्टर चलेगा। हाँ जी, और यहाँ पर जो है ये रिलायंस का ट्रैक्टर चलेगा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं आएगी ना, आपस में कभी टाटा का ट्रैक्टर रिलायंस से नहीं भिड़ेगा, रिलायंस का भी विप्रो से नहीं भिड़ेगा, सब आपस में बढ़िया चलता रहेगा। तो ये सरकार क्या करती है, सरकार ने बैंड बांट दी है। सड़क पे मान लो थोड़ी थोड़ी लेन बांट दी, बिल्कुल इसी तरीके से हवा में भी फ्रीक्वेंसी बैंड होते हैं। कि जैसे मान लो इतना बड़ा बैंड है, अब मान लो उसी बैंड को, फ्रीक्वेंसी का बैंड, उसी को सेम को टाटा भी यूज कर रहा है, सेम को रिलायंस भी यूज कर रहा है, सेम को विप्रो भी यूज कर रहा है। ऐसे तो सिग्नल भिड़ जाएंगे ना भाई आपस में, सिग्नल की भिड़न तो जाएगी, नॉइस आ जाएगी सिग्नल में। इसीलिए सरकार स्पेक्ट्रम एलोकेशन करती थी, जो आपने सुना भी होगा, एक 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था काफी पहले, कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ था। तो अब यहाँ क्या है, ये देखो सैटेलाइट इंटरनेट में गवर्नमेंट ने बोला है कि इस बिल के तहत ये बदलाव किया गया, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में आएगा पक्का से आएगा ये, क्योंकि एक नई चीज है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होगा, सरकार खुद से देगी उनको। ठीक, सैटेलाइट इंटरनेट का ऑक्शन नहीं कराया जाएगा कि आपको फलाना बैंड चाहिए, ढमकाना बैंड चाहिए। आपको सरकार अपनी इच्छा से, सरकार जिसको चाहेगी उसको वैसा बैंड देगी। समझ गए? ये एक बड़ी चीज, ये बड़ा बदलाव है इसमें। तो यहाँ क्या हो गया,
सैटेलाइट इंटरनेट एलोकेशन के लिए सरकार खुद से बैंड देगी, नीलामी नहीं करी जाएगी इसमें। फिर फेक सिम, अगर आपके पास में फेक सिम कार्ड मिलता है कि आपने किसी और आईडी के ऊपर फर्जी सिम आपने ले लिया, तो 50 लाख रुपए का जुर्माना है इसमें, समझ रहे हैं? बायोमेट्रिक से ही लीजिए, 50 लाख रुपए का जुर्माना और 3 साल की जेल फेक सिम कार्ड पे पहली बार ये चीज करी गई है। दूसरा, अगर कभी इमरजेंसी लगी हुई है तो सरकार चाहेगी तो किसी भी टेलीकॉम सेक्टर को पूरी तरीके से अपने अंडर ले सकती है। मतलब मान लो रिलायंस जियो के सारे यूजर्स को, रिलायंस को वही करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट बोलेगी कि इंटरनेट बंद कर दो या ऐसा कर दो। इमरजेंसी सिचुएशन में गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है, किसी भी टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरीके से गवर्नमेंट टेक ओवर कर सकती है। बोलो बात समझ आ गई है? ठीक है, चलिए एकदम बढ़िया से, वाह भाई वाह, स्कोर नहीं इंक्रीज हो रहा है। एनालिसिस करिए बहुत अच्छे से, एनालिसिस करिए बहुत अच्छे से, आगे दिन का शेड्यूल मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक, चलिए मूव करें नेक्स्ट कहानी पर। अच्छे से आई ये बात तो बच्चे, क्या हो रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट ने इमरजेंसी प्रोविजन में बोला है ये, यहाँ क्रैकडाउन ऑन फेक सिम, यहाँ पर सैटेलाइट इंटरनेट एलोकेशन में। अच्छा देखो, अब देखने में लगता है कि यार सैटेलाइट इंटरनेट एलोकेशन अगर सरकार खुद से देगी तो ये धांधली हो जाएगी इसमें, तो फिर सरकार जिसका मन होगा उसको देगी, अगर वो नहीं करा रही है तो, अगर ऑक्शन नहीं करा रही है तो। ऐसा नहीं है। देखिए, सैटेलाइट इंटरनेट किसके लिए होता है? सैटेलाइट इंटरनेट होता है, देखिए अगर आप कभी इंटरव्यू में जाएंगे ना तो आपसे ये पूछेगा, बताइए ये फायदेमंद है नुकसान नुकसान वाला है? सैटेलाइट इंटरनेट हमारे आपके लिए नहीं है, सैटेलाइट इंटरनेट रूरल एरियाज के लिए, कोस्टल एरियाज के लिए, जहां पर ये मछुआरों के लिए जो समुद्र में जाते हैं मछली पकड़ने, उनके पास इंटरनेट ऐसी कोई सुविधा ही नहीं होती, उनके जीपीएस काम नहीं करते। तो अगर ऑक्शन होगा तो जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको मिलेगा, और वो सबसे ज्यादा पैसा निकालेगा किससे? ग्राहक से। सिंपल सी कहानी है भाई। अगर किसी का अभी मान लो पैसा बढ़ गया, कल को मान लो जोमेटो का पैसा बढ़ गया, ठीक है, ये हो गया डिलीवरी राइडर को सबको 40,000 रुपए देना मैंडेटरी है, तो वो पैसा किससे निकालेंगे? अपनी जेब से कोई थोड़ी ना देगा, वो ग्राहक से निकालेंगे। तो सीधी सी बात है, तो ग्राहकों के लिए महंगा हो जाएगा। ऐसी सैटेलाइट इंटरनेट एक नेसेसिटी है, लग्जरी नहीं है। तो नेसेसिटी है, तो अगर अगर इसमें अगर ग्राहकों से पैसा निकाला जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए इसको ऑक्शन फ्री रखा गया है। दूसरा, सैटेलाइट इंटरनेट में आप इंटरनेशनल लेवल पे आप काम कर रहे होते हो, मतलब जैसे स्टारलिंक है, अब उसकी एक सैटेलाइट है, वो इंटरनेशनली वही दे रही है, आपकी देसी सैटेलाइट नहीं है यहाँ पर कि आपने आपस में एलोकेशन दे दिया। तो जिस स्पेक्ट्रम पे स्टारलिंक काम कर रहा है, आपको उनको वही स्पेक्ट्रम इंडिया में भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पर चॉइस की बात ही खत्म हो जाती है कि हम कौन से स्पेक्ट्रम को चूज करेंगे, इसके लिए बिडिंग हो रही है। क्योंकि स्टारलिंक का स्पेक्ट्रम अगर इंडिया में किसी ने ले लिया तो स्टारलिंक कभी इंडिया में काम कर ही नहीं सकता। ये डिफरेंस है इसमें। इसलिए यहां पर स्पेक्ट्रम संभव ही नहीं होता है सैटेलाइट इंटरनेट के केस में। समझ गए? चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट कहानी के ऊपर आते हैं। ये हो गया, आओ ये हो गया ना, फिर फेक सिम हो गया, ये हो गया गवर्नमेंट इमरजेंसी। चलिए फिर देखिएगा यहाँ पर प्रस्तावित प्रसारण विनियम, माने यहाँ पर बात करेंगे मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रेगुलेशन बिल। कौन से सेक्टर को सिंगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंदर लेकर के आना है? देखो मेरे भाई, कहानी क्या होती है यहाँ पर, कौन सा सेक्टर यहाँ पर आएगा? ओटीटी को। तो ओटीटी जो है, देखो पहले क्या हुआ था ना, हमारे वहां पर एक जो ये सर्विस चलती थी 1995 था, इंडियन केबल टेलीविजन नेटवर्क्स एक्ट 1995, इसके तहत सब कुछ गवर्न होता था। ठीक है, अब इंडियन केबल टीवी टेलीविजन नेटवर्क के टाइम पर उस समय ओटीटी वगैरह तो होता नहीं था। ओटीटी का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग? बताओ क्या है ओटीटी का फुल फॉर्म? क्या है ओटीटी का? मतलब ओवर द टॉप, मतलब वो इंटरनेट के ऊपर से आता है, तो ओवर द टॉप, लाइन से नहीं आता, ओवर द टॉप ये होता है ओटीटी। अब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया और हॉटस्टार हो गया, इन सबको बोलते हैं, जी हो गया, इन सबको बोलते हैं क्या? इट इज कॉल्ड एज ओटीटी सर्विसेज। अब इनके लिए अब फ्रेमवर्क आया, क्योंकि 1995 में तो थे ही नहीं। तो अब इसमें क्या होता है, जैसे इसमें न्यूडिटी बैन नहीं थी, इंडियन ये आपका केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट जो थी 1995, वो न्यूडिटी को बैन करती थी, कि मतलब आप न्यूडिटी नहीं दिखा सकते। लेकिन ओटीटी पे बैन नहीं थी। तो ओटीटी पे क्या होता था, बहुत सारे ओटीटी पे खुली तरीके से न्यूडिटी होती थी, और कई मेन स्ट्रीम वेब सीरीज में, जैसे सेक्रेड गेम्स हो गया और भी कई सारी वेब सीरीज में ओपन न्यूडिटी दर्शाई गई है। तो अब इसको रोकने के लिए सरकार ने इस बिल के तहत ओटीटी को भी अपने इसी के अंडर ले लिया। और यहां पर एक और चीज है, बोले हर कंपनी को, हर ओटीटी प्लेटफॉर्म को अपने वहां कंटेंट इवैल्यूएशन कमिटी बनानी होगी, सीईसी, जो उनके हर कंटेंट को अप्रूव करेगी, तभी वो कंटेंट ओटीटी पर जाएगा। और ये लोगों को अपने अंदर ही बनानी, सरकार नहीं बनाएगी इसको, ये कहानी है। ठीक, चलिए, तो ये यूनिफाइड लॉ आ गया ओटीटी और केबल के लिए। 19 ये एग्जाम में आएगा कि किसको रिप्लेस किया है, इंडियन केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट। अरे आज तो मेंस का पेपर भी है भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आप सभी को, ऑल द बेस्ट, खूब बढ़िया से करना, और हो सकता है इन्हीं में से कुछ आपके एग्जाम में भी आ जाए। चलिए फिर डिजिटल क्रिएटर्स, ये जो हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं, तो अब ये क्या करेंगे, जिनके पास में एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर यूजर बेस है,
उनको भी कवर किया गया है कि ऐसा तो नहीं आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि आप देश में दुर्भावना फैला रहे हैं। तो सोशल मीडिया क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, इसको भी जिनके पास एक सर्टेन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स से ज्यादा हैं, उनको भी इसमें कवर किया गया है। ठीक है। फिर कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी हर कंपनी इंटरनली बनाएगी और 3 टियर ग्रीवियांस रिड्रेसल भी है। पहला खुद देखो, दूसरा कुछ बॉडीज है, तीसरा फिर सीधे गवर्नमेंट ने काउंसिल बनाएगी जिसमें कि ये कंप्लेंट सीधे करी जा सकती है। आइएगा फिर देखेंगे पीआरपी अधिनियम 2023। अब ये क्या है? प्रेस रजिस्ट्रेशन का है, ये प्रेस रजिस्ट्रेशन एंड दिस वन पंजीकरण। तो अब ये क्या होता है? पहले देखो क्या होता था कि आपको 1867 हमारे वहां पता है कब से है ये? 1867 में जो ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे ना कि अगर किसी को प्रेस माने न्यूज़पेपर के लिए अगर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना है तो आज भी 1867 के लॉज चल रहे थे। सोचो ब्रिटिशर्स ने कितने खराब लॉज बनाए होंगे और वो आज भी थे। अब इसको बंद कर दिया गया है। अब बोला गया है आप प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के वहां पर बहुत ही सिंपलिस्टिक पूरा प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है, पूरा पारदर्शी कर दिया गया है कि अगर कोई भी प्रेस खोलना चाहता है तो सिर्फ ऑनलाइन ही अपने प्रेस के लिए अप्लाई कर सकता है। और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल को ये इसके वहां पर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के वहां पर इनको अप्लाई करना होता है। समझ गए? चलिए एकदम बढ़िया से, वेरी वेल डन। नेक्स्ट कहानी पर आया जाए तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज हुई है। इसमें बुक्स को बाहर रखा गया है। बुक्स हो गई या मान लीजिए एकेडमिक पेपर हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अपना वो करना है, हमें अपना बुक्स मान लीजिए कोई निकालनी है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमें इसके लिए पहले प्रेस रजिस्ट्रार जनरल पे करना होगा। इनको बाहर रखा गया है। अच्छा, पहले क्या होता था? डीएम के वहां जाना होता था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के वहां जाकर के कई चक्कर लगवाने पड़ते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन सारे चक्कर खत्म। तो करप्शन खत्म प्रेस से, ये अच्छी चीज हो गई है। दूसरा सुनना, पहले क्या होता था? अगर ब्रिटिशर्स ने लॉज बनाए थे, अगर आप इंफॉर्मेशन आप प्रेस आपने कुछ छापी अपने पेपर में, कुछ आप में छोटी सी भी गलती हो गई तो उसके लिए दंड का प्रावधान था, सजा का प्रावधान था। छोटी छोटी गलतियों के लिए भी इन सबको हटा दिया गया है, डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ये फायदा हो रहा है। तो अब क्या है? प्रेस रजिस्ट्रार जनरल में आप इस एक्ट के तहत कोई भी प्रेस किसी को खोलना है तो आप डिजिटली खोल सकते हो, सर्टिफिकेट भी आपको डिजिटली मिल जाएगा और प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के वहां आप रजिस्टर कराते हो। ठीक। 1867 की एक्ट को रिप्लेस किया है। आओ, डाकघर अधिनियम की बात कर रहे हैं। सरकार ने किस आधार पर किसी पार्सल या शिपमेंट को रोकने या खोलने का अधिकार दिया गया है? चलिए देखिए, अब यहां पर सरकार ने पोस्ट ऑफिस एक्ट भी लेकर के आया है। अगर कोई भी ऐसा है, देखो पहले क्या था? 1898 का ये एक्ट था। सोचो इतना पुराना 1898 का 125 साल पुराना एक्ट बदला जा रहा है। और अब यहां पर है, अगर कोई भी ऐसा है जो लगता है नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है या मान लीजिए ये जो पब्लिक ऑर्डर है उसके लिए खतरा है, तो उसको खोल के देखा जा सकता है। कोर्ट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है इसके लिए। जैसे मान लीजिए एक ऐसा पार्सल है जो जा रहा है लेट्स से अरुणाचल प्रदेश और सरकार को खबर मिलती है कि इसमें कुछ संदिग्ध वस्तु है, तो पहले क्या होता था? कोर्ट के ऑर्डर का वेट करना होता था। अब सरकार सीधे उस वस्तु को खोल करके, उस पार्सल को खोल करके देख सकती है कि क्या उसमें ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु है। बस ये है। तो पब्लिक ऑर्डर के लिए या फिर इंटरनल सिक्योरिटी के लिए इसको सरकार खुद से खोल के देख सकती है इसको। ठीक है। चलिए अब देखो, तो ये पूरी कहानी हो गई है। इसके पहले क्या था? मोनोपोली थी। 1898 वाले में क्या था कि अगर पार्सल भेजने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ इंडियन पोस्ट को ही है। अब इसको हटा दिया गया है। अब डीटीडीसी, ब्लू डार्ट ये सब भी भेजते पहले भी थे, बट अब उनको एक लीगल बैकिंग मिल गई है कि हाँ हम भी भेज सकते हैं। पहले लीगल बैकिंग नहीं थी, बस काम चल रहा था बस, लेकिन लीगल बैकिंग नहीं थी। लीगली अगर कोर्ट में चैलेंज होता तो उनके पास उनको अलाउ ही नहीं है भेजना, क्योंकि 1898 का एक्ट लागू था इंडिया में और ये बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव प्रिविलेज इंडियन पोस्ट के पास ही कुरियर या पार्सल भेजने की प्रिविलेज, और कोई भेज ही नहीं सकता। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये लोग इलीगली काम कर रहे थे इंडिया में, अब जाके उनको लीगल बैकिंग मिली है। अब ये है कि किसी ने कोई केस ही नहीं किया कोर्ट में कि ये लोग किस बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो भी मामला चलता रहा। समझ गए? चलिए, वेल दिस इज एग्जैक्टली, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा कि ये तो ब्रीच ऑफ प्राइवेसी है। एग्जैक्टली देखो कहानी क्या है, एग्जाम में यही आता है कि दोनों में से कौन सा ऊपर है। ध्यान रखना, नेशनल सिक्योरिटी इज अबव ऑल। सिंपल। नेशनल सिक्योरिटी में तो सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनते, वो बोल देते हैं भाई ऐसा है, हम करेंगे, जो करना उखाड़ लो। क्यों बताते हैं। जैसे क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो आप लोग पहाड़ी एरिया में खनन कर रहे हो ना, खुदाई कर रहे हो रोड वोड बनाने के लिए, इसको मत बनाओ, उससे वहां पर अर्थक्वेक आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला देखो भाई ऐसा है, ये हमारा मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। चाइना वहां पर ब्रिज बना रहा है, सड़क बना रहा है, और आप कह रहे हो हम ना बनाए, ये नहीं हो सकता, सॉरी बॉस। सुप्रीम कोर्ट को तक सरकार ने मना कर दिया, बोले इट इज द मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, आप बीच में मत बोलिए, सीधा बोल दिया। तो ये नेशनल सिक्योरिटी में ना, नेशनल सिक्योरिटी इज अबव एनीथिंग। अब जब सुप्रीम कोर्ट को सुना दिया तो फिर क्या ही है। चलिए आगे बढ़े। ठीक है मेरे भाई, सर हिंदी का क्लास कब होगा? भाई इसका शेड्यूल, चलो मैं सोचता हूँ ऐसा कर दिया करूँ, पूरे हफ्ते का शेड्यूल दे दिया करूँ ना, संडे संडे टेलीग्राम पर।
या वहां लगा दिया करूं, कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया करूं इस हफ्ते कौन कौन सी क्लासेस जो हैं, कौन कौन सी है, और वो क्लासेस जो भी आपने पिछले हफ्ते रिक्वेस्ट करी होंगी उन्हीं के आधार पर लगा दिया करूं। सही रहेगा ना? ठीक है, चलिए करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी पर। जिन लोगों का उसमें होता है ना कोमल, जो बच्चे जीडी का एग्जाम देते हैं उनमें हिंदी आती है। जीडी का एग्जाम देते हैं ना जो बच्चे, उसमें हिंदी आती है। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। आओ, अच्छा हाँ, ये भी बोल दिया गया है कि अगर किसी का सामान टूटता-फूटता है ना, तो पोस्ट ऑफिस लायबल नहीं होगा। पहले मतलब ये था कि लोग उनको लायबल ठहराते थे, बोले भाई अब ये कि इनवर्डेंट एरर है, तो ये हमारी गलती नहीं है, हमने जानबूझ के नहीं किया इसलिए हमारी गलती नहीं है, इसलिए हमें जिम्मेदार ना ठहराया जाए। चलिए, तो 3 कैटेगरी ऑफ एक्ट्स आपने कर लिए हैं, बढ़िया? ठीक है, नेक्स्ट कहानी पर। हाँ जी। सर थैंक यू सो मच, मैंने पिनाकल से एमटीएस बेस्ड प्रीवियस ईयर बुक लिया हूँ, उसमें जितना आपने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग सारा का सारा पीवाईक्यू लगा चुका हूँ। क्या बात है! अब जाकर काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। दैट्स वेरी गुड, मस्त बात है। अभी और होगा, अभी तो बाकी है, अभी तो एचएफटी आधी हुई है, अभी आधी एचएफटी बाकी है। चलिए, बस ये ध्यान रखिएगा जो भी पढ़िएगा अपने इस एग्जाम स्पेसिफिक पढ़िएगा, दिस इज फॉर एमटीएस, बस इतना ही। मतलब ऐसा करिए, हर एग्जाम के लिए जितना इंफॉर्मेशन पढ़िए, एमटीएस इज फैक्चुअल, तो फोकस ऑन फैक्चुअल, डू नॉट गो ऑन कंसेप्चुअल थिंग्स। ये नहीं जाना है आपको इसमें, ठीक है? सीजीएल वगैरह के लिए कंसेप्चुअल जाना होगा तो अब उसके लिए चला जाएगा जीडी फैक्चुअल। आओ, अब आते हैं भाई, अब देखिएगा यहाँ पर आज हम बात कर रहे हैं सारे बिल्स की जो कि शिक्षा के लिए है, माने स्टूडेंट स्पेशल है। तो जितने भी स्टूडेंट्स के लिए आए हैं उन बिल्स को देखते हैं। चले, रेडी है? इसका पीडीएफ आपका उसके ऊपर मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा। आइएगा, शिक्षा और युवा, माने कि हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट स्पेशल की। रेडी हो? ये आपके लिए आ रहे हैं सारे बिल। देखो भाई, तो कहानी आती है सबसे पहले कि लोक परीक्षा अधिनियम के तहत, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स के तहत मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है जो इंस्टीट्यूशन पे जो ऑर्गेनाइज क्राइम या पेपर लीक के मैटर में है, उनको कितना दंड दिया जा सकता है। तो भाई यहां पर समझो, यहां क्या है, यूपी जैसे जो ऑर्गेनाइज यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ये सब आपका एनटीए, ये सब पेपर कराती है ना। तो अगर ये किसी ऐसी संस्था को, मान लीजिए जैसे एडिक्विटी को इन्होंने टेंडर दिया था अभी, अगर मान लीजिए परीक्षा कराने वाली संस्था पे या सर्विस प्रोवाइडर गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है, कि अगर वो जानबूझ के गड़बड़ी में शामिल था, तो उसके ऊपर 1 करोड़ का जुर्माना मिलेगा लगेगा और 4 साल तक परीक्षा कराने पर रोक लगा दी जाएगी। ये कहानी है, समझ गए? 1 करोड़ का जुर्माना। दूसरा, ये तो तब है अगर कोई इरेगुलरिटी होता है सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर, कि जैसे एडिक्विटी हो गया, ये सर्विस प्रोवाइडर, इंस्टीट्यूशन जैसे मान लो कोई स्कूल है, वो अगर करा रहा है ऐसा कुछ, तो 1 करोड़ का जुर्माना और 4 साल की जेल। दूसरा क्या है, अगर इंडिविजुअल्स की बात करें कि पेपर लीक में कोई इंडिविजुअल शामिल है, तो 3 से 10 साल तक का जेल है, डिपेंड करता है कित, और 1 करोड़ तक का जुर्माना इंडिविजुअल के ऊपर। ठीक। तीसरा आता है स्टूडेंट्स। अच्छा, स्टूडेंट्स को कवर नहीं करता। अगर मान लीजिए ये कानून जो है ये छात्रों को कवर नहीं करता, अगर छात्रों ने कुछ गड़बड़ करा है, चीटिंग कर रहे हैं क्लास में या कुछ कर रहे हैं, तो उनको कवर नहीं करता है। ठीक है? तो अब बताता हूं एसएससी ने क्या किया था। एसएससी ने क्या किया था, इसी एक्ट का हर्जाना दे करके बोले इस एक्ट के तहत क्वेश्चन बाहर निकालना मना है, जबकि इस एक्ट में दूर दूर तक ऐसा कहना अलाउड ही नहीं। ऐसा कहीं नहीं है कि ये एक्ट कहती हो कि नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन हो जाने के बाद, क्वेश्चन पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी आ चुका है, वो ऑलरेडी नोन नॉलेज में है 50 लाख बच्चों की, तो वो प्राइवेट कैसे हो सकता है? वो जाहिर सी बात है नहीं है। इसी एक्ट का हर्जाना देकर के उन्होंने बोला था कोई क्वेश्चन नहीं लीक करेगा। समझे? चलो यहां तक हो गया। तो उद्देश्य देख लिया आपने, सजा का प्रावधान भी हमने बता दिया है इसमें क्या है। आइएगा, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग जो है यहां पर, तो देखना, तो यहां पर इसको नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन में किसने रिपील करा है? ओल्ड एक्ट को रिपील कर दिया गया है। देखो भाई, अभी तक क्या होता था हमारे वहां पर, पता है कितना पुराना एक्ट है? 1947 से भी पुराना कानून था मेरे भाई हमारे वहां, इंडियन नर्सिंग कमीशन का। ये 1947 में आया हुआ था। तो अब क्या करा गया, उस समय इंडियन नर्सिंग काउंसिल बनाई गई थी, तो नर्सिंग की एजुकेशन कोई रेगुलेट ही नहीं करता था हमारे वहां। अब इसको हटा करके नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बनाया गया है, माने दाइमा भी रेगुलेट करी जाएंगी। इसका कार्यकाल 4 साल का होगा। चेयरमैन साहब 70 साल के होंगे और बाकी लोग जो हैं ये इनकी एज थोड़ी कम होगी। और ये लोग नर्सिंग एजुकेशन कितने साल की होनी चाहिए, उसमें क्या पढ़ाया जाना चाहिए, कैसी कैसे ट्रीटमेंट्स, उनसे नर्सेस से कितना कितना काम कराना चाहिए, उनकी शिफ्ट कितनी देर की होनी चाहिए, ये सारी चीजें उसमें लिखी होगी। तो अब 1947 से नर्सेस को आज तक रेगुलेट ही नहीं किया गया, अब जाकर के नर्सेस को रेगुलेट किया जा रहा है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट को ये रिप्लेस कर रही है, समझ गए? चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं यार, ये हमने देख लिया। अब आओ नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ये देखो, तो ये क्या था, 1947 का लॉ था मेरे भाई। ठीक है, 4 साल तक है ये, और इनको रीअपॉइंटमेंट नॉट अलाउड है, ध्यान रखना। अगर जो एक बार इस कमीशन में रह चुका ना, वो दोबारा इस कमीशन का पार्ट नहीं बन पाएगा। क्लियर बोला गया है यहाँ पर। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग, अब ये क्या है यार यहाँ पर? अब देखो,
आज तक आपको बताएं, डेंटल में क्या होता था, एक पेपर होता था, जैसे आपने बीडीएस कर लिया, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, फिर एक पेपर होता था, आपने पेपर क्लियर कर दिया, आपको लाइसेंस मिल गया कि ठीक है अब आप अपनी डेंटल सर्जरी की प्रैक्टिस करिए। फिर अगर आपको पीजी करने जाना है तो हर कॉलेज का अलग अलग पेपर होता था, तो इससे बड़ा कंफ्यूजन था। अब क्या किया गया है, जैसे नीट पीजी होता है ना, नीट पीजी में एक सिंगल पीजी होगा, उसी से सारे पीजी के वो मिलेंगे। अब यही चीज यहां पर अब डी नेक्स्ट लेकर एक ये लेकर के आए हैं, डी नेक्स्ट, ये डेंटल नेक्स्ट। डेंटल नेक्स्ट क्या है मेरे भाई, जब आप बीडीएस कर लोगे, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी आपका पूरा हो गया, आपको अभी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, मतलब आपको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं मिलेगा। आप डी नेक्स्ट का एग्जाम दोगे, अगर आप ये एग्जाम क्लियर करते हो तो आपको फिर लाइसेंस मिलेगा कि अब आप डेंटल प्रैक्टिस कर सकते हो। और अब आपको पीजी एडमिशन के लिए भी कोई और पेपर नहीं देना है, एक सिंगल पेपर होगा जिससे भारत में जितने भी पीजी कॉलेजेस हैं डेंटल के, वो सब लोगों को इसी के स्कोर से वो लोगों को पिक कर लेंगे, इसी के स्कोर से काउंसलिंग हो जाएगी। समझ गए? मतलब एक सिंगल विंडो एग्जाम रख दिया गया है डेंटल जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए, कि आपको इसी से लाइसेंस भी मिल जाएगा और इसी से आपको आगे भी काम चल जाएगा आपका। समझ गए? चलिए डन है। तो यहाँ पर क्या आ गया, फॉर एडमिशन टू बीडीएस, टू स्टॉप फॉरेन डेंटिस्ट, टू ऑब्टेन लाइसेंस एंड प्रैक्टिस डेंटिस्ट्री एंड एडमिशन टू पीजी, ये आ जाएगा। ठीक है, चले आगे। वेरी गुड। आओ फिर देखना, ओल्ड लॉ अबॉलिश कर दिया गया है भाई साहब, 1948 का एक्ट था, आज तक किसी ने बदले ही नहीं ये एक्ट्स, गजब है भाई। अच्छा तो देखो डी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट किस में होता है, ये एमबीबीएस में होता है, सेम चीज, एग्जिट टेस्ट होता है, मेडिकल के लिए नेक्स्ट लागू होता है, यहाँ पर डी नेक्स्ट हो गया है। ठीक, आओ फिर आते हैं यहाँ पर, हमारे पास में क्या आ रहा है, कुछ है कि नहीं है, हाँ है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन होंगे। अच्छा अब ये क्या है, अनुसंधान रिसर्च फाउंडेशन, अब देखो ये क्या होता है यार, भारत में ना आप जानते हैं रिसर्च काफी पुअर है ना, तो अब उन्होंने बोला है कि देखो ऐसा है, अब हम एक नया काम करने जा रहे हैं, 50,000 करोड़ का गवर्नमेंट कह रही है हम बजट देने जा रहे हैं। 2023 में लाए थे ये, 2023 से लेकर 2028 तक 50,000 करोड़ का बजट है। इस बजट को रेज प्राइवेट कंपनी से किया जाएगा, मतलब प्राइवेट कंपनी से बोलेंगे देखो हम रिसर्च करा रहे हैं, तुम पैसा दो इसके लिए, क्योंकि रिसर्च होगी तो तुमको देखो फायदा मिलेगा। तो इसके तहत क्या किया गया है, जो एक पहले था साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड हुआ करता था पहले, लेकिन वो कोई काम नहीं कर पा रहा था, 2008 में बनाया गया था। अब उसको साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को हटा दिया गया है और इसकी जगह ये अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन लेके आए हैं। एग्जाम में पूछेगा बताओ किसको हटाया, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड को हटा दिया। ध्यान से सुन लो भैया, ये वाली चीजें आपको मिलेंगी ही नहीं, वाईटी पे भी ये कोई नहीं पढ़ाता, इम्पोर्टेंट बिल्स, बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग चीजें होती है, इसमें ढूंढना पड़ता है कौन सा बिल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा बिल नहीं इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट पे वेरी क्लोज अटेंशन टू दिस, बहुत अच्छे से। तो एसईआरबी आ गया, ये क्या है, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये हो गया। तो एसईआरबी के यहाँ पर बोर्ड कौन से अध्यक्ष कौन होंगे, जो प्राइम मिनिस्टर होंगे ये इनके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, माने मोदी जी ही इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे। समझ गए? बढ़िया। और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके वाइस चेयरमैन होंगे। तो चेयरमैन कौन होंगे, मोदी जी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इसके वाइस चेयरमैन। एसईआरबी को हटाया इसने, शाबाश यार, वेरी गुड। यहां तक सब हो गया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वन नाउ, ये हो गया। अब आप यहाँ हो, कंपोजिशन देख लो, मर्जर एसईआरबी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड 2008 में आया था, इसको खत्म कर दिया और 50,000 करोड़ का बजट रखा है 5 साल के लिए, जो प्राइवेट कंपनी से रेस किया जाएगा सारा। आओ अपार आईडी की बात कर रहे हैं, तो पूर्ण रूप क्या है, अपार आईडी का फुल फॉर्म क्या है, अपार आईडी ये स्टूडेंट्स के लिए दिया जाता है, अपार आईडी, ताकि आपके रिकॉर्ड जो है वो एक जगह पर संरक्षित करे जा सके, सारे सारे एकेडमिक रिकॉर्ड बचपन से लेके आखिरी तक के। तो ये आ जाएगा ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ये आ जाएगा ऑटोमेटेड एकेडमिक परमानेंट अकाउंट रजिस्ट्री, दिस वन ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री इज योर अपार आईडी, ये याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, शाबाश। तो परमानेंट याद रखना एक चीज, तो ठीक है, परमानेंट हो गया और ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड परमानेंट दो चीजें याद रखोगे, इसी से हो जाएगा आपका नॉर्मली। पढ़ाई का है तो एकेडमिक, तो ऑटोमेटेड है, परमानेंट है, एकेडमिक है, मतलब अपने आप ही वहां चला जाएगा, आपको फीड नहीं करना पड़ेगा उसमें नंबर को। फिर देखिएगा वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी, ये सभी चीजें आ जाएंगी प्री प्राइमरी से पीएचडी तक में। फिर देखिएगा अब क्या हो रहा है, सारे आईआईएम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, सारे आईआईएम्स के लिए एक विजिटर पोजीशन करी जा रही है। देखो अभी तक क्या होता था मेरे भाई, आईआईएम्स जो होते थे ना, इनके मुखिया कौन होते थे, यहाँ के डायरेक्टर। अब ये लोग अपनी फीस भी अपने हिसाब से, आईआईएम्स की फीस पता है कितनी है, 35 लाख, 40 लाख, बाप रे, इतनी फीस अगर कोई ले लेगा तो जो कितना ज्यादा पैसा भरना पड़ेगा। अब इनके डायरेक्टर्स और इनका बोर्ड मिलकर के फीस वगैरह सब डिसाइड करते थे। और डायरेक्टर भी कैसे, डायरेक्टर में भी सरकार का कोई रोल नहीं होता था, अपने आप में से ही हर आईआईएम का एक बोर्ड होता है, वो अपना डायरेक्टर खुद चुनता है। अब यहाँ पर सरकार ने बोला है नहीं भाई, ऐसा है, हर आईआईएम के लिए एक विजिटर पोजीशन होगी। ये विजिटर कौन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे ये हर आईआईएम के विजिटर माने जाएंगे। विजिटर के पास ये ताकत होगी डायरेक्टर को चुनने की। तो अब डायरेक्टर जो विजिटर होंगे,
ये अपॉइंट करेंगे। पहले आईएम के बोर्ड करते थे, अब सर्च कम सिलेक्शन कमिटी जो होगी उसमें मेंबर्स वो अब एक सर्च कम सिलेक्शन कमिटी होगी जो डायरेक्टर को नॉमिनेट करेगी, और सर्च कम सिलेक्शन कमिटी के मेंबर्स कौन नॉमिनेट करेगा? ये विजिटर साहब करेंगे। समझ गए? तो बेसिकली क्या है सुनना, तो बेसिकली क्या हो रहा है यहां पर? बेसिकली यहां पर आपका आईएम्स के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाएगा, ये होगा इसमें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ गए बढ़िया से? चलिए, एकदम मजेदार। चलिए, वेरी गुड। चले आगे। तो यहां से अब देखना धीमे धीमे क्या होगा, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा। देखो, जहां पर भी गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा ना, वो जगह बहुत महंगी नहीं होगी। ये भी चीज है कि क्वालिटी भी ना गिर जाए, ये भी एक डर है। लेकिन फीस जो अननेसेसरली इंसेनली हाई हो गई थी, हालांकि देखो क्वालिटी नहीं गिरी, क्योंकि अगर आप आईआईटी को देखिए, आईआईटी तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और आईआईटी से क्वालिटी आज भी बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छी। आईएम्स के पर लगे हुए हैं, बिल्कुल वो किसी की नहीं सुनते। गवर्नमेंट बोलती है भैया फीस कम करो, तुमने 17 लाख करी थी, अब तुम 20 लाख, 25 लाख, 28 लाख, 30 लाख तुम फीस कर चुके हो, कोई बेसिस है ऐसा एकदम बिल्कुल सडन हाइक देने का? वो कहते हैं जी हमारे वहां से लोगों का प्लेसमेंट 50 लाख का होता है, 40 लाख का होता है। ये बात आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 40 लाख का प्लेसमेंट होता है तो 12 लाख का भी आईएम से ही होता है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम आईएम इंदौर एंड आईएम दिस वन बैंगलोर whom I know जिनका प्लेसमेंट ही नहीं हुआ है, या प्लेसमेंट हुआ है तो 12 लाख, 11 लाख, 10 लाख का हुआ है। समझ रहे हो? अब लेकिन उन्होंने तो दे दिया है 30 लाख रुपए। 30 लाख रुपए इंटरेस्ट लग के कितना हो जाएगा? 40 लाख। यानी 4 से 6 साल, 8 साल तो सिर्फ लोन उतारने में लग जाएंगे। गया यूथ पूरा। पैसा कब आदमी कमाएगा? तो इसीलिए गवर्नमेंट ने इस चीज को किया, विच इज अगेन गुड। आई बिलीव इट्स गुड। चलिए बालकगण, तो ये था आपका सारा का सारा एकेडमिक वाला। बोलो कैसा रहा? बढ़िया? अभी तक सब बढ़िया लग रहा है? चलिए नेक्स्ट कहानी पर आए। आइए, नेक्स्ट कहानी पर आता है। शाबाश। और हाँ जी, ओके ओके ओके, और अब हम चलते हैं इकोनॉमी और बैंकिंग के ऊपर। चला जाए? वेरी गुड। और इसके बाद आप लोगों के लिए एक और चीज है। अभी आप लोगों के एग्जाम में देखो, जीएस और इंग्लिश तो मेन है, जीएस और इंग्लिश तो मेन है एमटीएस एग्जाम में। जीडी वाले बच्चों के लिए नहीं है ये, एमटीएस वाले बच्चों के लिए है ये मेनली। लेकिन रीजनिंग आपकी क्वालिफाइंग है। तो जानते हो सबसे बड़ी चीज क्या है? मैंने कई बार देखा है बच्चा ना रीजनिंग में कुछ ऐसी चीजें कर देता है, अटेम्प्ट कर देता है, जिसमें उसका टाइम बर्बाद हो जाता है। और एक दो बार ऐसा हुआ, कभी स्टूडेंट थे, मैथ्स और जीएस तो निकाल, जीएस और इंग्लिश तो निकाल लिया, रीजनिंग में अटक गए। रीजनिंग में मेरे भाई आपको कुछ चुने हुए सवाल करने होते हैं, एक तरफ से करने मत बैठ जाना। क्वालिफाइंग पेपर है, एक तरफ से मत करना। सिर्फ कुछ चुने हुए पैटर्न होते हैं जो आप सबसे जल्दी कर लेते हो, और वो आते ही आते हैं, सिर्फ उनको करना। तो अभी इस क्लास के बाद हमने आपके लिए एक रीजनिंग का सिंगल वन शॉट लगाया है। ठीक है, एक रीजनिंग का सिंगल वन शॉट लगाया हुआ है। स्वप्निल मैम लेंगी उसको, और उसमें शी विल टेल यू कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पिक करने होते हैं एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, और कौन से छूने भी नहीं होते हैं। और जो पिक करने होते हैं उनके शॉर्ट ट्रिक्स और उनके कैलकुलेशंस अभी बता देंगी। उसके बाद रीजनिंग डन हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब आते हैं, चलिए इकोनॉमी पे आ रहे हैं यार हम लोग। इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी बिल्स आए हैं पिछले साल 2 साल में, ये सारी बात करते हैं हम लोग। ठीक है, आओ देखो भाई। तो यहां आता है सबसे पहले बैंकिंग कानून विधेयक। ये नॉमिनी के, अब कितने नॉमिनी दे सकते हैं आप? देखो अभी तक क्या होता था, अगर आपका एक खाता है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉमिनी बना सकते थे। और अगर मान लीजिए हो सकता है अगर व्यक्ति व्यक्ति खत्म हो जाए और वो नॉमिनी भी खत्म हो जाए, उस केस में क्या? तो अब क्या किया गया है, ये बैंकिंग व्यवस्था के तहत नया कानून आया है जिसमें आप 4 नॉमिनी बना सकते हो, 4। और उसमें आप ये भी बता सकते हो कि किस व्यक्ति को कितना प्रतिशत मिलेगा। लेट्स से आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है, आपने 4 नॉमिनी बना दिए। आपने बोला कि एक मेरी मदर है, इनको 40 लाख मिलेगा, एक मेरी वाइफ है, इनको 40 लाख मिलेगा, 2 मेरे बच्चे हैं, इनको 10-10 लाख मिलेगा। आप परसेंटेज वाइज आप डिवीजन भी कर सकते हो कि इस खाते का ये नॉमिनी और इस खाते के नॉमिनी को, इस पति को इतना इतना पैसा मिलेगा। ये कहानी आ जाती है। तो ये 4 नॉमिनी। दूसरा एक बड़ा बदलाव क्या हुआ है इसमें, देखिए कंपनियां जो है डिविडेंड घोषित करती हैं। डिविडेंड का मतलब समझो क्या होता है। डिविडेंड घोषित करती हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ना टाटा के शेयर्स हैं, तो टाटा के लेट्स से आप टाटा के पास 100, लेट्स से आपके पास 1000 शेयर्स हैं। टाटा ने बोला कि मैं ना 1000 शेयर्स के ऊपर हर शेयर पे 10 रुपए डिविडेंड प्रॉफिट हुआ है हमको, तो हम डिविडेंड घोषित करते हैं। तो बालक आपके पास कितना पैसा आना है? आपके पास में 10,000। किसी कारणवश आप ये खबर सुनना भूल गए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो ये खबर सुनना भूल गया, तो अब ये 10,000 रुपए क्या होते हैं, ये बेसिकली क्लेम करने पड़ते हैं। अगर आपने क्लेम नहीं करे तो पैसा सरकार मतलब कंपनी के पास ही पड़ा रह जाएगा।
अब इसमें क्या है, सरकार ने बोला नहीं भाई अब ऐसा नहीं होगा। अब ये जो पैसा है अगर व्यक्ति क्लेम नहीं करता है तो ये निवेशक का पैसा है। ये एक इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रिजर्वेशन फंड होता है, उसमें सरकार के पास जमा करना पड़ेगा। और अब सरकार के पास जमा है मतलब सेफ है। कल को अगर वो व्यक्ति खत्म भी हो जाता है, अब उसके 15 साल बाद मान लो किसी उसके नॉमिनी को मिलता है, आए ये तो मेरे पापा जी के पास में 10,000 रुपए या 50,000 रुपए या 1 लाख रुपए का डिविडेंड पड़ा हुआ है, तो वो सीधे सरकार को बोलेगा कि ये हमारा डिविडेंड है, मेरे पापा का नाम का था, देखिए मैं उनका लीगल नॉमिनी हूँ, ये पैसा मुझे मिलना चाहिए, तो सरकार उसको पैसा दे देगी। मतलब जो डिविडेंड अनक्लेम्ड वाले हैं, बहुत सारे ऐसे अनक्लेम्ड डिविडेंड होते हैं, बहुत सारे, मतलब लाखों करोड़ में। आपको पता है एलआईसी के पास में 70,000 अनक्लेम्ड मनी है। 70,000 करोड़ अनक्लेम्ड मनी, वो पैसा आज तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया। मतलब वो पैसा डिपॉजिट तो किया एलआईसी में, पॉलिसी तो चली, लेकिन किसी ने क्लेम ही नहीं किया वो पैसा। सोचो, अनक्लेम्ड पैसा बहुत होता है बैंकों के पास में, वो पैसा किसी का नहीं। बैंक अपने पास रख नहीं सकता क्योंकि वो किसी का तो है, लेकिन वो व्यक्ति मर चुका है, उसके जो मर चुका है तो किसी को पता ही नहीं था, उसने इतनी सारी पॉलिसी भी चला रहा था वो। तो अब इसके लिए क्या करा गया है, अब नॉमिनी को भी ये पावर दे दी गई कि वो भी लीगल हेयर जो है उसको पैसा दे दिया जाएगा। तो ये कहानी आ जाती है इसमें, समझ गए? अनक्लेम्ड डिविडेंड की कहानी समझ गए क्या है? शाबाश। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट कहानी पर आते हैं। ये क्या हो गया? इधर नॉमिनी एंड शेयर हो गया। ठीक। आइए, जन विश्वास अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पब्लिक ट्रस्ट एक्ट? अब ये कहानी क्या है यार? पब्लिक ट्रस्ट एक्ट ये क्या है? जन विश्वास अधिनियम। देखिए इसमें ये है कि जन विश्वास अधिनियम का मतलब ये है, इसमें 42 जो जैसे मान 42 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऑफिसेस होते हैं, जैसे मान लो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक वाला हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया। जैसे आपने पहले देखा होगा, चेन खींचने के ऊपर जेल भी होती थी, कि उसमें लिखा होता था 1,000 रुपए जुर्माना या 3 महीने की कैद। अब ये छोटी-छोटी चीजों पे क्या किया गया? जेल खत्म कर दी गई है। पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत क्या किया गया है? छोटी-छोटी चीजों को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया, माइनर ऑफेंसेस को। ताकि इससे होगा क्या? जेलें नहीं भरेंगी यार। और सीधे छोटा-सा जुर्माना लगा दिया गया है कि भाई आप जुर्माना लगा दो, बस पेनल्टी लगा दी गई है। इससे फायदा क्या होगा? जैसे ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में भी फायदा मिलेगा। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस का कोई वेंडर है या मान लीजिए रेलवे का कोई वेंडर है, अब उसने कोई गलती कर दी तो पहले जेल का प्रावधान था। अब ये है कि ठीक है जुर्माने का प्रावधान है। अब गलती तो किसी से भी हो सकती है यार। तो इसके लिए क्या आप जेल भेज दोगे? तो अब इकोनॉमिकली उसको टैकल कर लिया गया है। तो इससे लोग ना जो वेंडर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनमें वो प्रमोट होंगे कि हाँ भाई वो भी आराम से चैन से बिज़नेस कर सकते हैं वो। ठीक है? और जुर्माने का एक बड़ी अच्छी चीज़ करी गई। पहले क्या होता था जुर्माना जो है वो फिक्स हो जाता था, तो 20-20 25-25 साल फिक्स होता था। अब ये करा गया है कि जो भी जुर्माना होगा वो हर 3 साल पे 10% बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छी चीज़ करी गई कि जुर्माना को वेरिएबल बना दिया गया, ये बढ़ता रहेगा, ये फिक्स नहीं रखा गया। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चलिए, यहाँ पर हो गया। फिर देखिएगा अब यहाँ पर आते हैं, ये आपने मैंने बता दिया पूरे नो जेल सिर्फ फाइन है, जेल नहीं जुर्माना है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, पेनल्टी में बढ़ोतरी हुई है। फिर देखो यहाँ पर केंद्रीय माल और सेवा कर के तहत जीएसटी अपीलीय। अब ये देखो यहाँ पर क्या है? यार देखो अभी तक ना ऐसे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल होता है, आईटैट बोलते हैं। जैसे मान लो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, कल को मान लो किसी को नोटिस भेज दिया आपके ऊपर 10 लाख का इनकम टैक्स बकाया है, जमा करिए। नहीं जमा करेंगे तो जेल जेल भेज देंगे आपको। अब यार ऐसे में तो आदमी क्या करे? ऐसे में एक ट्राइब्यूनल अलग होता है जो इनकम टैक्स, अगर डिपार्टमेंट ने गलती करी है तो आप सीधे इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में जा सकते हो। इसी प्रकार से जीएसटी भी बहुत गलत-गलत जीएसटी डिपार्टमेंट बहुत गलत-गलत नोटिस भेजता है, बहुत गलत-गलत। तो अब ऐसे में क्या होता है, आदमी को आज क्या करना होता है, हाई कोर्ट जाना होता है। हाई कोर्ट जाकर के कंप्लेन करनी होती है। हाई कोर्ट में तो ऑलरेडी इतने सारे केसेस हैं। तो सरकार ने बोला है कि अब हम ना जीएसटी के लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल अलग से बनाएंगे। उसको जीएसटी एटी बोलेंगे। जिसका हेड ऑफिस कहां पर होगा? नई दिल्ली में होगा, सबसे सीनियर वाली ट्राइब्यूनल। और बाकी हर राज्य में, बड़े शहरों में उनका एक-एक ऑफिस होगा। समझ गए? तो अगर इवन क्योंकि सोचो 6 साल बाद भी कोई जीएसटी ट्राइब्यूनल ही नहीं है। अगर जैसे हैं हम जीएसटी भरते हैं। अगर हमें कंप्लेन करनी हो ना तो कोई कोर्ट ही नहीं है जहां हम जा सकते हैं। हमें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा सीधे। हाई कोर्ट में ऑलरेडी इतना लोड है। तो यहाँ पर नई दिल्ली में इसकी सीट रखी जा रही है। बोलो समझ गए बढ़िया से? चलिए शाबाश, आगे बढ़े। वेरी गुड यार। तो जीएसटी ट्राइब्यूनल आ गया। अब इसके बाद देखो क्या आता है, फिर ये आगे इसे बता दिया मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी। ये क्या है यार? देखो मेरे भाई अभी तक क्या होता था आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या हुई और फिर सुधार क्या किया गया। प्रॉब्लम ये थी, जैसे मान लो अमूल है, अमूल एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है ना, मतलब एक ऐसी कोऑपरेटिव है जो बहुत सारे शहरों में फैली हुई है। इसका टर्नओवर हजारों करोड़ में। यहाँ भाई भतीजावाद चलता है। जो चेयरमैन होंगे ना अमूल बोर्ड के, उनका बेटा, उनका जानने वाला, मतलब जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं, वो सब अपने जानने वालों को ही गद्दी पर ला रहे हैं। तो कोई बाहरी आदमी आ ही नहीं पा रहा। चुनाव बड़े निष्पक्ष नहीं होते बिल्कुल भी। चुनाव में पूरी तरीके से पक्षपात होता है। अब जब पक्षपात होगा, अब जान लो सारे लोग अगर हमारी जानने वाले हैं तो हमारे लिए करप्शन करना आसान हो जाएगा ना। क्योंकि क्योंकि भाई
कौन कंप्लेन करेगा, सारे तो मेरे अपने हैं, कंप्लेन कौन करेगा। तो इसीलिए सरकार ने बोला नहीं भाई ऐसा है, यहाँ पर चुनाव सुधार करना पड़ेगा, एक एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी बनाएंगे। वो कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी जो है वो इन सारे इलेक्शंस को मॉनिटर करेगी और वही एडमिनिस्टर करेगी कि कहीं पर कोई पक्षपात तो नहीं हो रहा है। और साथ ही हम कोऑपरेटिव्स के लिए एक लोकपाल बनाएंगे कि अगर किसी को कंप्लेन करनी है इस प्रकार के किसी किसी भी इलेक्शन में फ्रॉड हो रहा है अगर कोऑपरेटिव के, तो इस ओम्बड्समैन को, आप कोऑपरेटिव ओम्बड्समैन होगा, आप इसको कंप्लेन कर सकते हैं, समझ गए। और दूसरा, अगर कोई भी, अगर मान लो कोई डायरेक्टर है जो आ ही नहीं रहा है, या मान लो जो बोर्ड मीटिंग से एब्सेंट है, तो अब वो डायरेक्टर नहीं रह पाएगा। दूसरा, अगर करप्शन का चार्ज उसके ऊपर लग गया तो भी वो डायरेक्टर नहीं रह पाएगा। ये और बोले एससी एसटी सदस्यों के लिए सीट आरक्षण करना जरूरी है, मैंडेटरी रखा गया है इसमें। तो ये सारी चीजें हैं भाई, समझे। कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी में क्या हो जाएगा, ये फंड मैनेज करना है कोऑपरेटिव का, फेयर एंड टाइमली इलेक्शन कराने हैं, सोसाइटी को मर्ज करना है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये फेयर एंड टाइमली इलेक्शन कराने के लिए इसको बनाया गया है। आया बढ़िया से, शाबाश यार। चलिए सर, अमूल फुल फॉर्म क्या है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है मेरे भाई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। हो गया बढ़िया से, शाबाश। चले आगे, नेक्स्ट कहानी पर आया जाए। ठीक है, आइए मूव करते हैं अगली कहानी के ऊपर। यहां तक हम लोगों को आ चुका है, हाँ जी, सारे काम बढ़िया है, सब एकदम। आओ, अब देखिएगा अब क्या करेंगे यहां पर। चलिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव देख लिया, बढ़िया से सब समझ आ गया। अब देखो और क्या कर रहे हैं। अब यहां आता है प्राइवेट सेक्टर को समुद्र के भीतर खनन करने के लिए ब्लॉक कैसेट आवंटित किए जाएंगे। अभी यहां पर ऑफशोर मिनरल एक्ट आया है, अब यहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी यहां पर समुद्र के अंदर खनन करने के लिए ये दिया जाएगा। पहले क्या है, समुद्र मतलब समुद्र के अंदर, जैसे आप देखिए इस समय इंडिया अपने डीप सी मिशन बहुत चला रहा है, तो इसमें ऑक्शन के जरिए दिया जाएगा। होगा क्या, बोला है 50 साल की हम लीज देंगे, जैसे खान के लिए होती है, अभी माइन की जो लीज होती है ना 50 साल की होती है, तो बोले इसी तरीके से माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के तहत हम समुद्र के अंदर भी अगर करना है तो यहां पर हम मतलब कुछ एरियाज को पीएसयू के लिए रिजर्व कर लेंगे, बाकी प्राइवेट सेक्टर अगर माइनिंग करना चाहता है तो कर सकता है, और इसके लिए हम 50 साल के लिए देंगे हम। ठीक है, तो नीलामी होगी और 50 साल के लिए होगी। ठीक, ये देखो 50 ईयर्स हो गया। फिर बोल रहा है बताइए कौन सा कॉलोनियल लॉ अभी इंडियन एयरक्राफ्ट बिल के तहत इसको रिप्लेस किया गया है। भारतीय भारतीय वायुयान विधेयक लाया गया है। इंडियन एयरक्राफ्ट बिल, कौन सा लॉ हटाया गया है भाई, इंडियन एयरक्राफ्ट बिल 1934, 90 साल पुराना लॉ था ये। अब इसमें क्या किया गया है, बोला गया है कि देखो ऐसा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़े इसमें, ताकि एविएशन सेक्टर में, डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग में एयरक्राफ्ट, मेक इन इंडिया एयरक्राफ्ट बन सके। और दूसरा क्या है, ये सामान कैसे आपको प्रोक्योर करना है, सामान का इस्तेमाल करना कैसे करना है, सामान को बेचना कैसे है, खरीदना कैसे है, पुराने अगर एयरक्राफ्ट हो गए उनको कैसे बेचना है, उनको कैसे खरीदना है, इन सब में बदलाव कर दिया गया। पहले ये रूल इतने रिजिड थे कि 90 साल से वही रूल फॉलो हो रहे थे, तो इनमें पेपर वर्क बहुत ज्यादा था, तो इसको हटा दिया गया है। भारतीय विमानन अधिनियम 1934, 90 साल का पुराना लॉ हटा दिया गया है। फिर यहां आइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100% एग्जाम में आएगा, जिनको मैं बोल दे रहा हूँ आएंगे ही आएंगे, याद रखना। एलएसी एलओसी से कितने किलोमीटर के दायरे में, अभी हुआ क्या, नया एक एक्ट लेकर के आ गए हैं, बोला है फॉरेस्ट कंसेंट अमेंडमेंट एक्ट 2023। ये क्या है, देखो यार कहानी ये है कि देखो चाइना जो है ना, ये बहुत तेजी से लॉस, ये बहुत तेजी से सड़क बना रहा है, हम पीछे रह जा रहे हैं। हम क्यों पीछे रह जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमको बॉर्डर एरिया में जंगल होते हैं, अब जंगल का अगर हमें जंगल में यहाँ पर जंगल में हमें सड़क बनानी तो हमें पेड़ काटना होगा। अगर हमें पेड़ काटना होगा, सुनना, अगर हमें पेड़ काटना होगा तो पेड़ काटने के लिए हमें क्या करना होगा भाई, अगर हमको पेड़ काट रहे हैं वहां पर हम, तो उससे होगा ये बॉर्डर बॉर्डर एरिया में कि हम ऐसे काट ही नहीं सकते, पहले हमको पेड़ काटने वाली अथॉरिटी से परमिशन चाहिए होंगे। अब इतना लंबा टाइम लग जाता है, पता चला 3 साल 4 साल लग गए, वहां से परमिशन ही नहीं आई है वहां से। तो इसीलिए क्या किया गया, सरकार ने बोला ऐसी की तैसी बॉर्डर लाइन देख लो, वहां से 100 किलोमीटर अंदर तक हमको परमिशन ही नहीं चाहिए, जाओ। समझ गए, बोले नेशनल सिक्योरिटी का इशू है, बॉर्डर से लेकर के 100 किलोमीटर के अंदर तक हमें कोई परमिशन नहीं चाहिए, खत्म कहानी, बस। और अब 100 किलोमीटर के बाद जो भी चीजें लागू होंगी ये लागू होंगी, लेकिन 100 किलोमीटर पूरा हमारा है, खत्म कहानी। तो ये 100 किलोमीटर तक ये पूरा कनेक्टेड रहेगा, समझ गए। यहाँ पर हम जो चाहें वो कर ले, हमें किसी से कोई भी फॉरेस्ट के लिए क्लियरेंस के लिए हमें कोई नोटिस नहीं चाहिए। आइए समझ गए आप, तो इसको ना क्या नाम इसका बदल गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन एक्ट है, कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन नहीं, हाँ संरक्षण एंड संवर्धन, इंग्लिश में कुछ गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इको टूरिज्म जो को यहाँ पर छूट दे दी गई है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर सवाल आपसे ये पूछेगा, ये हाँ ठीक है, ये है
फॉरेस्ट कंसेंट अमेंडमेंट एक्ट, ये आएगा, ये एक्ट का नाम है, 100 किलोमीटर का रखा गया। फिर देखिएगा खानन खनिज संशोधन के लिए अभी क्या किया गया, कुछ मिनरल्स ऐसे थे मेरे भाई जिनको की एटॉमिक मिनरल्स बोलते थे। कितने मिनरल्स थे जिनको एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से हटा दिया गया। अब इससे होगा क्या, देखो समझना, अब इससे होगा क्या, पहले ना इनको एटॉमिक मिनरल बोलते थे। अब एटॉमिक मिनरल का मतलब क्या है कि उसको आप समझ रहे हैं ना, इनका प्रोक्योरमेंट भी बहुत मुश्किल होगा। यस, अब अगर इनका प्रोक्योरमेंट मुश्किल होगा, साथ ही एक और भी चीज मुश्किल होगी, इसमें ये होगा कि भाई अगर आप सही आप आराम से अगर आप इसको ले नहीं सकते तो आप इसको बेच भी नहीं सकते, फिर उतनी प्रॉब्लम इसको बेचने के लिए भी आएगी आएगी ना। बस यही कहानी थी यार। तो इसमें क्या किया गया, इन्होंने इस लॉ के तहत क्या किया, बोले देखो 6 ऐसे खनिज हैं, 6 इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं। कौन-कौन सा, बोले लिथियम है, बेरिलियम है, नोबियम है, ये टाइटेनियम है, टैंटेलम है और ज़िरोडियम है, ज़िरकोनियम। इन ये 6 एलिमेंट्स को ना हम एटॉमिक मिनरल की सूची से हम हटा रहे हैं। और हटा करके अब क्या है, अगर हटा दिया तो अब प्राइवेट कंपनीज भी इनकी माइनिंग कर सकती हैं, ये है। तो क्यों हमें चाहिए प्राइवेट कंपनीज की माइनिंग, हमें बहुत जरूरत है उनकी। क्यों मेरे भाई, इसमें देखो लिथियम भी है भाई साहब, इसमें देखिए टाइटेनियम भी है। अब सरकार इतने अच्छे से माइनिंग कर ही नहीं पा रही है कि लिथियम इस समय ईवी बैटरीज में चाहिए। तो ईवी बैटरीज के लिए लिथियम की कमी पड़ रही है, हमें चाइना से मंगाना पड़ रहा है। जबकि हमारे प्राइवेट वहां जो लोग हैं वो बार बार सरकार से कह रहे हैं हमें माइनिंग के लिए भाई कॉन्ट्रैक्ट दे दो, हमें दे दो, हम निकाल देंगे। सरकार कहती है लॉ के तहत ये एटॉमिक मिनरल है, एटॉमिक मिनरल को प्राइवेट कंपनीज को दिया नहीं जा सकता। तो इन 6 चीजों को प्राइवेट से बाहर मतलब उससे एटॉमिक मिनरल से बाहर निकाला है ताकि हम प्राइवेट को भी दे सकें। टाइटेनियम हार्ट के स्टेंट बनाने में चाहिए होता है। अब हम मेक इन इंडिया बोल रहे हैं, वहां प्राइवेट कंपनीज बोल रहे हैं हमें टाइटेनियम लाओ, सरकार कह रही है हम धीमे धीमे प्रोक्योर कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला भैया हम ही को लाइसेंस दे दो, हम ही खोद के निकाल लें। अब उनको मिल जाएगा क्योंकि अब ये परमाणु एलिमेंट से ये बाहर हो चुके हैं। समझ गए बढ़िया से। चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, अब देखिएगा, अब आता है आपदा प्रबंधन विधेयक। अब देखो है क्या प्रॉब्लम, हमारे पास क्या है, आपको पता होगा हमारे पास नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब ये है क्या, ये सिर्फ रूरल एरियाज के लिए, क्योंकि पहले जब ये बनाया गया था ना तो सिर्फ गांव में ही ऐसा डिजास्टर आते थे, शहरों में आते नहीं थे। अब क्या है, अर्बन फ्लड आने लगे। अर्बन फ्लड का मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, इन सब जगह अर्बन फ्लड आते हैं। हीट वेव से लोग मर जाते हैं, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है। अब ये बड़ा कॉमन हो गया है। तो सरकार ने बोला जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ना, ये मेनली गांव के लिए है, गांव और रिमोट एरियाज के लिए है ये। तो ऐसे ही ना हमको सिटीज के लिए एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चाहिए। तो बस यही है, बोल रहे हैं कि हम दिल्ली, चेन्नई, मुंबई जहां अर्बन फ्लड्स वगैरह आते हैं, इनके लिए हम एक अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यूडीएमए की स्थापना करें। बस ये कहानी है यहाँ पर, ठीक है। चलिए फिर देखिएगा, अब यहाँ पर आते हैं अंतर इंटर सेवा ऑब्जेक्टिव क्या, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन की। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती थी, देखो कुछ ऐसे कमांड होते हैं ना हमारे, जहां पर हमें ना कंबाइंड लोग चाहिए होते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताता हूं, अंडमान निकोबार कमांड है। अब यार यहाँ पर हमें आर्मी भी चाहिए, नेवी भी चाहिए और हमको एयरफोर्स भी चाहिए, और इनका एक कमांडर होता है। अब अभी प्रॉब्लम क्या होती थी, जैसे मान लो किसी सैनिक ने वहां पर ना कोई डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया, कोई है तो वो नेवी का, लेकिन उसका जो कमांडर है वो आर्मी का है। अब उसने डिसिप्लिनरी एक्शन कर दिया, तो कमांडर उसको सजा नहीं दे पाते थे, मतलब पनिशमेंट वहां नहीं दे पाते थे। अगर आर्मी का है ना, तो उसको वापस आर्मी की पेरेंट यूनिट भेजा जाता था। उनको फोन करके बताया जाता था कि भाई इसने ये खराब चीज करी है, डिसिप्लिनरी एक्शन इसको लीजिए। फिर वो जाता था अपनी पेरेंट यूनिट, वहां पर उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता था। तो ऐसे क्या होता था ना, सैनिकों के अंदर डर नहीं होता था बिल्कुल भी अपने कमांडर का कि यार मेरा कमांडर ये, उन्हें लगता था यार नेवी का कमांडर है, मैं तो आर्मी का हूं, मैं तो एयरफोर्स का हूं, ये क्या ही करेगा। अब गेम पलट दिया गया, बोले देखो ऐसा है, कमांडर कमांडर है। इंटर सर्विसेज को ना सिंपल सी कहानी है, अब ना जो भी आपका कमांडर है, किसी भी सर्विस के पर्सनल के ऊपर डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, खत्म कहानी। और सीधा सीधा ये आपका सीधा सीधा डायरेक्ट एक्शन ले लेगा, उसे किसी किसी के आपके पेरेंट यूनिट से पूछने की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं थिएटर कमांड। भारत में थिएटर कमांड की फाउंडेशन डाल दी गई। थिएटर कमांड यूएस में होता है, यूएस में थिएटर कमांड बहुत फेमस है। वहां पे कोई भी कमांडर जो होता है, फिर चाहे आर्मी, नेवी, सील, कमांडो कुछ भी हो, अगर उनका कमांडर है तो वो कमांडर है, फिर वो किसी को भी आदेश दे सकता है। इंडिया में थिएटर कमांड की फाउंडेशन है, ये सबसे बड़ी बात है। थिएटर कमांड इंडिया में हमेशा से बोले जाते थे संभव ही नहीं है, कभी हो ही नहीं सकते, बट अब हुए, और अंडमान निकोबार से इसकी शुरुआत है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आ गया क्या, इंटर सर्विसेज में तीनों कर्मियों पर अनुशासन की कहानी आ गई है, ठीक है। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अनुसार 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों के लिए जन्म प्रमाण पत्र के लिए किसके एकल दस्तावेज किस चीज के लिए यूज हो सकता है। अब समझो, आपका ये सबसे बड़ा हथियार दे दिया गया है कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, इससे आपके स्कूल में भी एडमिशन हो जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस भी बन जाएगा, वोटर आईडी बन जाएगी, आधार आईडी बन जाएगी, मैरिज रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा।
सब हो जाएगा आपके बर्थ सर्टिफिकेट से। तो यहाँ पर ये सबसे बढ़िया बात करी गई है कि बर्थ सर्टिफिकेट इज द किंग, ये बना दिया गया है। तो ये आ गया, सब कुछ हो जाएगा, यही है यहाँ पर, सब कुछ बर्थ सर्टिफिकेट से हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर सिनेमेटोग्राफी एक्ट क्या होती है, सिनेमेटोग्राफी अमेंडमेंट बिल। इसमें क्या बोला गया, पायरेसी, जैसे मान लीजिए आप किसी मूवी का, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पायरेसी करते हैं। जैसे मान लीजिए मूवी के ऊपर वो कर दिया गया है, मूवी पे कैमरा लेकर रिकॉर्ड कर लिया मूवी, ठीक है? कैमरा लेके मूवी रिकॉर्ड कर ली या अमेज़न से मूवी डाउनलोड करके टेलीग्राम पे चला दी। अब पता है क्या है? 3 साल की जेल हो गई है उसके लिए और फ़िल्म की जितनी कॉस्ट है उसका 5% फाइन के रूप में ले लिया गया है। तो आपने कैमरे से रिकॉर्डिंग कर दी या पायरेसी कर दी अगर आपने, तो इसके लिए खत्म कहानी। अब आपको 3 साल की जेल और 5% ऑफ जो फ़िल्म की कॉस्ट का 5% ये एज़ अ पायरेसी दिया जाएगा, चार्ज होगा। समझ गए? चलिए शाबाश यार। तो ये सब है। तो अब कभी भी कोई मूवी, कोई मान लीजिए क्लास, कोर्स अगर टेलीग्राम्स पे गए, तो अब सीधा इसके ऊपर जेल का प्रावधान 3 साल और इसी के साथ-साथ 5% ऑफ द कॉमन कॉस्ट भी आ जाएगा। आ गया मतलब? हाँ जी, शाबाश। ठीक? बस, अब यहाँ पर आखिरी आता है, ये रहा वक्फ में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का क्या प्रावधान रखा गया है। देखो, वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया था 2024 में। यहाँ पर मैंडेटरी है कि 2 महिलाएं कंपल्सरी हैं और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स, 2 महिलाएं और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स कंपल्सरी हैं। दूसरा, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी पे अगर कोई डिस्प्यूट है, तो डीएम डिसाइड करेंगे, ट्राइब्यूनल नहीं डिसाइड करेगा। वक्फ ट्राइब्यूनल आमतौर पर सिर्फ वक्फ वाले को ही, वक्फ बोर्ड को ही फेवर करता था हमेशा। तो इसीलिए अगर वक्फ की कोई प्रोसीडिंग है, तो उसको डीएम डिसाइड करेंगे कि ये जमीन असल में वक्फ बोर्ड के पास जानी चाहिए या व्यक्ति के पास में जानी चाहिए। तो एक्ट का नाम भी बदल दिया गया। ठीक है? तो बेसिकली क्या है, 2 महिलाएं होनी चाहिए और 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी वक्फ बोर्ड में होने चाहिए। यहां तक समझ आ गया? इसी के साथ मेरे भाई आपका पूरा का पूरा, सारा का सारा बिल्स समाप्त हुए। बोलो भाई साहब, मजे आ गए? अब एक बार इसको रिवाइज करना आपको लगेगा भाई एकदम नेक्स्ट लेवल काम हो चुका है। एक बार इसको अब रिवाइज करना आपको लगेगा, ये टेलीग्राम चैनल्स हैं आपके, हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऊपर वाला, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ये वाला, नीचे हमारे सारवी वाला। ठीक है, आ गया बढ़िया, मजा आया। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी चीज है। नहीं, ओनली रीजनिंग करके नहीं, इसके बाद रीजनिंग का मैराथन है। तो ये सबसे बड़ा सेशन आपका हो गया बिल्स का। फाइनली दिस सेशन गॉट कंप्लीटेड। तो इसी तरीके से हमने आपको 6 कैटेगरी में हमने आपको सारे कराए हैं। हर कैटेगरी को जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है और 1 से 2 बार रिवाइज कर लोगे, ट्रस्ट मी सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक? चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये अब एक बड़ा काम